इस स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में इसका जितना भी मटेरियल है वो मैं आपके एलएमएस के अकाउंट में रख दूंगा। बुक्स जो दो इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे, एक है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स बाय एलन ब्लूमैन और दूसरी है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट। इसमें जो फर्स्ट बुक है मैं ये रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये ज्यादा इजी है, बड़ा सिंपल वे से उसने बड़े बेसिक लेवल पर उसने चीजें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन की है। और दूसरी बुक भी बेहतर है लेकिन वो थोड़ा सा शायद आपको ये टफ लगे, लेकिन ये बहरहाल बड़ी सिंपल सी बुक है। ये जो दोनों बुक्स हैं ये भी मैं एलएमएस के अकाउंट में सॉफ्ट फॉर्म में मैं अपलोड कर दूंगा, तो मटेरियल की आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा। ये जो दोनों बुक्स हैं इसको भी सॉफ्ट फॉर्म में मैं आपके एलएमएस अकाउंट में जो है वो अपलोड कर दूंगा। अच्छा, इसके लिए जो नेक्स्ट बहुत ज्यादा मैंने यूज करना है वो होगा कैलकुलेटर। मैं बहुत लेंथी कैलकुलेशंस जो कि शायद ये मैथ स्टैट्स की रिक्वायरमेंट होती है मैं इसको अवॉइड करता हूं। मैं कहता हूं कि अब वो जमाना गया कि हम चीजें बैठ के, ये नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा, देखें आज भी कैलकुलेटर्स आ गए हैं लेकिन आज भी बच्चों को 2 और 3 और 4 5 के टेबल्स पढ़ाए जाते हैं। क्लास 5 तक उनको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसलिए कि वो चाहते हैं कि जो बेसिक्स कैलकुलेशंस हैं वो बच्चों को समझाई जाएं। उसके बाद कहते हैं जब उनको समझ आ जाती है तो देन उसके बाद वाला सारा जो है वो अपने कैलकुलेटर्स पे करें। तो जो कैलकुलेटर आपने मार्केट से लेना है कोई भी आप ले सकते हो, लेकिन मैं जो कम से कम कैलकुलेटर यूज करूंगा वो 991 ES प्लस है, यानी कि ये उसका नंबर है, कैसियो का कैलकुलेटर है 991 ES प्लस। अब लाइक जैसे कोई मोबाइल कंपनी का मोबाइल आता है, थोड़ी देर बाद उसका वर्जन चेंज हो जाता है, वो मार्केट से आउट हो जाता है, तो मे बी आप ये लेने जाएं और उसे बोले 991 ES प्लस दे दो, तो वो दुकानदार आपको कहेगी कि ये तो कैलकुलेटर मेरे पास है सच अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप दूसरी किसी ब्रांड का ले लें और वो उतना ही सूटेबल है जितना कि ये है। तो आप फिर एक काम करेंगे, आप कहेंगे दिखाएं, आप उसके ऊपर एक मोड का बटन होगा, MODE मोड का बटन होगा, आप इस मोड के बटन को प्रेस कर देंगे। जब आप इस मोड के बटन को प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि क्या आपके पास ये 8 ऑप्शन आ रही हैं, या ये 8 आ रही होंगी या ये 3 ऑप्शन आ रही होंगी। तो आपने 3 ऑप्शन वाला नहीं उससे डिमांड करना, आपने कहना जी हमें वो चाहिए था जिसके अंदर ये 8 ऑप्शन जो हैं वो आ रही होंगी। मे बी आपके पास घरों में या आपके बहन भाई का कोई ऐसा कैलकुलेटर हो तो उसे चेक कर लीजिएगा कि क्या ये 8 ऑप्शंस वाला कैलकुलेटर आपके पास है। वैसे तो मेरे पास भी इसी ब्रांड का ही कैलकुलेटर है, मैं इसको आपको दिखा देता हूं। ये देखें, ये इस वक्त लाइव कैलकुलेटर है, ये मैं अगर इसके ऊपर पंच करूं तो ये लिखेगा, ठीक है ना। तो आपने ये मोड का बटन है, मैंने इसे पंच किया तो उसने कहा ये मैं 8 कैलकुलेशन मेरे पास हैं अवेलेबल है। तो आप 8 कैलकुलेशन जो हैं वो बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो 8 कैलकुलेशन अगर जिस कैलकुलेटर्स पर अवेलेबल हो तो वो कैलकुलेटर आप जो है वो अपने लिए परचेज करेंगे। तो कोशिश करें 1-2 दिन तक आप ये वाला कैलकुलेटर अपने लिए जो है वो मैनेज कर सके, अपने लिए अरेंज कर सके। मैं काफी ज्यादा कैलकुलेशंस आपको कैलकुलेटर्स पे डायरेक्टली ही जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन अब ये है कि आप कहें कि हम डिग्री तो इस यूनिवर्सिटी में कुछ और करने आए हैं। कोई स्टूडेंट कहता जी मैं तो BBA करने आया हूं, कोई कहेंगे जी हम तो बायोकेमिस्ट्री की डिग्री करने आए हैं, कुछ लोग कहेंगे केमिस्ट्री की डिग्री करने आए हैं। तो हमें क्यों स्टैट्स पढ़ाई जा रही है, स्टैट सब्जेक्ट है क्या और हमारे लिए क्यों पढ़ना जरूरी है, हमें तो अपने फील्ड के सब्जेक्ट हैं वो स्टडी करने चाहिए। अच्छा, फर्ज करें आपको एक पीस ऑफ पेपर मिलता है और उस पीस ऑफ पेपर पे बड़ी ही कुछ अजीबोगरीब सी लैंग्वेज आपको लिखी हुई मिलती है, कुछ इस तरह से ऐसे करके आपको चंद लाइनें लकीरें बस है, तो बड़ी डिफरेंट वे से कुछ लैंग्वेज लिखी हुई मिलती है। आप कहेंगे ये तो रद्दी का कागज है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हमने क्या करना, इसलिए कि आप इस लैंग्वेज को
पढ़ना नहीं जानते, आपको ये लैंग्वेज पढ़नी नहीं आ रही। क्योंकि ये आपको लैंग्वेज पढ़नी नहीं आ रही, इसलिए ये लैंग्वेज आपके लिए एक रद्दी के कागज के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको पढ़ना बता दूं, या ये चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है और आपको चाइनीज लैंग्वेज पढ़नी आ जाए, तो आप कहेंगे ये तो बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन थी और उसको हम ऐसे ही इसको डिस्कार्ड करने लगे थे, ये तो बड़ी यूजफुल थी। एग्जैक्टली इसी तरह से आप भी अपने फील्ड में कोई ना कोई डेटा कलेक्ट करेंगे, लैब एक्सपेरिमेंट करेंगे। लैब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद आपके पास न्यूमेरिक रीडिंग्स आ जाएंगे। जो बिजनेस स्टूडेंट्स हैं, बीबीए कर रहे हैं, वो बैंक से जाएंगे, डेटा कलेक्ट कर लेंगे। न्यूमेरिक्स कह रहा हूं मैं। अब देखें, आजकल बड़ी सिंपल एग्जांपल है, कोविड की बात हो रही है कि जी ये इतना हो गया, ये इतना हो गया। पीएम हर एक वीक के बाद पूछता है कि जी मेरे मुल्क में बताओ जी कोविड की क्या सिचुएशन है। तो उसके सामने डेटा उठा के ढेर तो नहीं लगा दिए जाते, उस डेटे की कुछ रिपोर्ट्स बनती हैं और एक बड़ी सिंपल फिगर दे देते हैं वो कि जी 5.08 ये चल रहा है, इतनी डेथ्स हो गई। यानी कि वो सारा डेटा कलेक्ट होता है, फिर कंपाइल होता है, बड़ी एलिमेंट्री सी चीजें रिपोर्ट करके पीएम के टेबल पे चंद लाइनों में रख दी गई। पूरे हफ्ते का डेटा कलेक्ट हुआ, लेकिन जो रिपोर्ट दी गई वो उस पूरे डेटे का एक्सट्रैक्ट था। आप लोगों का भी यही प्रॉब्लम है। बहुत सारा आप काम करोगे अपने फील्ड में, न्यूमेरिक्स इकट्ठे कर लेंगे कोई भी एक्सपेरिमेंट करके, कहीं से भी बैंक से डेटा लेके, फर्म से डेटा लेके, डॉलर रेट लेके, और उसके बाद आप ये सोचेंगे कि ये डेटा हमें क्या बता रहा है। इसलिए आपको नहीं समझ आ रही कि आपको डेटा नहीं पढ़ना आता, आपको नहीं पता चलेगा कि ये डेटे में क्या लिखा हुआ। यू डोंट नो, आपको इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि डेटा आपको एक्चुअली बता क्या रहा, इसलिए कि आपको डेटा नहीं पढ़ना आता। और स्टैटिस्टिक्स वो लैंग्वेज है जो आपको डेटा पढ़ना सिखाती है, आपको ये बताएगी कि ये जो डेटा सेट है इसको पढ़ना कैसे है, इसमें क्या अवेलेबल है, क्या चीजें हम यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा कोलीग है फिजिक्स का, जिया साहब हैं, वो कहते हैं कि जो सीड होते हैं वो चाहे वेजिटेबल के हों, फ्रूट्स के हों, अगर उनको मैग्नेटिकली ट्रीट करके सो किया जाए तो उससे सीड की जर्मिनेशन बहुत बेहतर होती है। अब ये तो उन्होंने सिर्फ बात की है, ये तो नहीं कह लेंगे हाँ जी फिजिक्स के टीचर ने कहा तो चले ठीक है, ये बात ठीक ही लगती है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने बकायदा एक्सपेरिमेंटेशन की, डेटा कलेक्ट किया कि जी ये वो सीड हैं जो मैंने मैग्नेटिकली ट्रीटमेंट के बगैर सो किए थे, और ये वो सीड हैं जो मैंने मैग्नेटिकली ट्रीट करके सो किए थे। ये फिर मैंने उनकी रूट लेंथ, शूट लेंथ और इस तरह की सारी चीजें की, और उसके बाद बताया गया ये देखे जी मैंने प्रूफ किया डेटे के थ्रू। अब जब वो डेटा इकट्ठा कर लिया उन्होंने, लॉट ऑफ रीडिंग्स उन्होंने इकट्ठी कर ली, जो उनका पीएचडी वर्क था, फिर उन्होंने मुझे फोन किया, कहते जी आरिफ साहब वो हमें तो मैंने कर तो लिया डेटा इकट्ठा, 2 साल लग गए मुझे, लेकिन मुझे अब ये नहीं समझ आ रही मैं कंक्लूड कैसे करूं इसको, क्योंकि मेरे पास तो नंबरों का ढेर लगा हुआ है। यानी कि वो अब ये उन्हें डेटा पढ़ना नहीं आ रहा। तो डेटा कलेक्शन आप हर फील्ड में करोगे, केमिस्ट्री वाले अपने फील्ड में करेंगे, बॉटनी ज़ूलॉजी वाले अपने फील्ड में करेंगे, बिजनेस में लोग जो है आप लोग वो अपने फील्ड में बिजनेस का डेटा इकट्ठा करेंगे। लेकिन मसला डेटा इकट्ठा करना नहीं है, उसको पढ़ना है कि क्या हमने इसको कंक्लूड कैसे करें, किसको बताएं कैसे। देखिए आप किसी से जब आप बात करते हो और वो बड़ी लंबी चौड़ी आप बात उसके साथ करना स्टार्ट कर देते हो, वो कहता है यार मुझे कहानियां ना सुनाओ, मुझे अपना मकसद 2 लफ्जों में बयान करो। एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स आपको यही काम करके देगी। लंबा लंबा चौड़ा डेटा बताने की बजाय हम 2 लफ्जों में उस डेटे को बताया करेंगे। यस, बड़ा शॉर्टर वे से जो कुछ डेटे में एक्सट्रैक्ट होगा हम उसे एक्सट्रैक्ट करके कम्युनिकेट किया करेंगे। तो बहुत लंबी चौड़ी कहानियां नहीं हम किसी को बनाना शुरू कर देंगे, डेटा नहीं दिखाना शुरू कर देंगे, वहां से हम सिर्फ और सिर्फ यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके हम किसी को बताया करेंगे। कुछ इस तरह की बात है डेटा, नंबरों का ढेर, हीप ऑफ नंबर्स, नथिंग मोर देन दैट, कि जी ये सारे नंबर्स हैं, ये उसी तरह की बात है। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, शायद किसी पीर साहब का तवीज लिखा हुआ है, उसके ऊपर ये नंबर लिखे, बस और तो कुछ नहीं है।
और भाई जिसने ये डेटा कलेक्ट करो उससे पूछो, वो कहेगा मेरी ये दिन रात की मेहनत है, मैंने बड़ा अर्ली इन द मॉर्निंग फील्ड में जाता था और वहां से मैंने ये रीडिंग इतनी एफर्ट के साथ इकट्ठी की है। मे बी ये किसी लैब वाले का डेटा हो और कहेगा मेरे हजारों रुपए इस डेटे की कलेक्शन पे लग गए, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करता था, बड़ा कीमती केमिकल था। बिजनेस स्टूडेंट कहेगा कि ये मैंने डेटा बड़े पे करके कहीं से कलेक्ट किया है, लेकिन क्या फायदा, आपको पढ़ना नहीं आ रहा, आपको ये नहीं पता इस डेटे में क्या है, तो फिर हम आपको स्टैटिस्टिक्स से कुछ टूल सिखाएंगे। तो ये जो नीचे जो हैं, डोंट वरी अबाउट दैट कि मैंने ये क्या लिखा हुआ है, ये स्टैट्स के कुछ टूल्स मैंने लिखे हुए, इन टूल्स को मैंने आपको सिखाना है। ये एक्स बार है, एस है, मिन है, मैक्स है, आउटलायर है, ये क्या चीजें हैं, ये स्टैट्स के फार्मूले, ये स्टैट्स के टूल्स हैं। मैं इन टूल्स की मदद से इन डेटा से कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करूंगा, यूजफुल इंफॉर्मेशन वहां से एक्सट्रैक्ट करूंगा, और उसके बाद कहूंगा कि जी ये अब रहने दें, ये चंद चीजें हैं, इसी को देख के आप डिसाइड कर लें, ये ठीक है, ये यूजफुल है। छोटी सी एग्जांपल देखिएगा, अगर फर्ज करें ये जो डेटा सेट है ये किसी बैट्समैन के बैटिंग स्कोर्स हैं कि हर मैच में वो कितना स्कोर करता है, बड़ी डिटेल के साथ मैंने ये डेटा आप लोगों के लिए लिख दिया, लेकिन क्या फायदा हुआ, आपको समझ ही नहीं आ रहा ये बैट्समैन कितना अच्छा है और एवरेज सा है या बहुत अच्छा है, तो फिर आप उसकी कैलकुलेट करें ना, उसका मीन जिसे एवरेज कहते हैं। आप कहेंगे ये बताएं ना, हमें क्या पता चल रहा है कि उसने 400 मैचेस में हर मैच में कितने रन किए हैं, तो देखें 400 मैच में कितने रन किए हैं, उस डेटा से आपको कुछ कंक्लूजन नहीं कर पा रहे, लेकिन जब उस डेटा की आप इंफॉर्मेशन बनाएंगे, यानी कि जब आप उस डेटा से मीन कैलकुलेट करोगे, मीन, तो अब आपके लिए यही मीन बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन बन जाएगा। और आप कहेंगे अच्छा जी इसकी बैटिंग एवरेज जो है वो 48 49 आ रही है, तो सीम्स टू बी अ गुड बैट्समैन, तो अब डिसीजन कर लिया ना। तो बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स आपको प्रोवाइड करती है ऐसे टूल जिसकी मदद से आप डेटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया करेंगे और फिर उस इंफॉर्मेशन की बेस पे आप सर्टेन डिसीजंस किया करेंगे। करना तो अल्टीमेटली डिसीजन होता है, ये इतने डेटा इकट्ठा किया एंड दैट्स ऑल, डेटा इकट्ठा किया, फिर वहां से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की, इंफॉर्मेशन आप कह लें ये फिनिश प्रोडक्ट है, डेटा कह लें ये रॉ मटेरियल है। तो कभी भी मेरा नहीं ख्याल कि आप रॉ मटेरियल यूज करते हो, आप उस रॉ मटेरियल से पहले क्या बनाते हो, फिनिश प्रोडक्ट, कोई टूल लगाते हो ना। अगर कोई मैकेनिक है वो टूल लगाएगा रॉ मटेरियल पे, जैसे पेट्रोल है, जमीन से तो ये मड की फॉर्म में निकलता है, फिर इसके ऊपर टूल लगते हैं, यानी कि आयरन फाउंड्री में जाता है, प्रोसीजर अडॉप्ट होता है, इसके बाद फिनिश प्रोडक्ट बनती है फ्यूल, और फिर फ्यूल की मदद से हम जो भी काम अपना करते हैं, एग्जैक्टली यही पैटर्न है। डेटा इज द रॉ मटेरियल, डेटा इज द रॉ फैक्ट्स। हम उसको स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट है वो कुछ टूल्स आपको बताएगा जो आपको टीच करने हैं मुझे, उन टूल्स की मदद से हम डेटे को बड़े मुनासिब वे से लिखेंगे और उसके बाद हम कहेंगे ये देखें ये सारा कुछ है। देखिए कोई चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो लेकिन आपने बड़ी पुअर हैंड राइटिंग में लिखी हो, तो पढ़ने वाला तो यही कहेगा जी मुझे तो कोई चीज समझ नहीं आ रही इसकी, क्या लिखा क्या हुआ है आपने। लेकिन अगर एग्जैक्टली वही चीज आप अच्छी हैंड राइटिंग में लिख दें तो देन आप कह सकते हैं यस इट्स ओके, अब हमें ये सारी की सारी चीज जो है वो समझ आ रही है। तो बस स्टैट ने यही काम करना है, वही चीज पहले समझ नहीं आ रही लेकिन इस तरह से लिखना सिखाएगी आपको, अच्छी हैंड राइटिंग कह दे कि अब आप कहेंगे ये तो सारा बड़ा क्लियर हमें समझ आ रहा है। तो यही स्टैटिस्टिक्स का एक्चुअली काम है। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ वे टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा, इंफॉर्मेशन फिनिश प्रोडक्ट, डेटा रॉ फैक्ट। तो आपको बताएगा कि किस तरह से आपने डेटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी कैसे है। तो फिर क्या होगा, डेटा लिया जाएगा, डेटा आप अपने फीड में लेंगे, स्टैटिस्टिक्स के टूल अप्लाई करेंगे, उस डेटा से बन जाएगी इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम अपनी डिसीजन मेकिंग जो है, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग वो कर सकेंगे। अल्टीमेट गोल हमारा है डिसीजन मेकिंग करना, डिसाइड करना, कंक्लूड करना। देखिए डेटे से मैंने डिसीजन पर नहीं पहुंचा,
डेटे के बिटवीन मैंने स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट से की मदद से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की। अब मैं इंफॉर्मेशन किसे कह रहा हूं, लाइक मीन। अगर मैं डेटे से मीन ले लूं तो वो इंफॉर्मेशन है ना डेटे के मतलब, और उसकी बेस पे मैं डिसीजन मेकिंग करूंगा। और ये डेटा तो हर फील्ड में है। बिजनेस के फील्ड में स्टॉक मार्केट का डेटा है, बैंक्स का डेटा है, डॉलर रेट डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है, ये उसका डेटा है। केमिस्ट्री के फील्ड में आपके पास मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं, आपके जी ये केमिकल यूज किया था हमने, उसमें ये रीडिंग आई है, इस केमिकल से ये आई है। तो डेटा तो आपके, डेटा इज एवरीवेयर, डेटा इज एवरीवेयर। इवन आप जाए ना उसके ऊपर, कभी मार्केट में ये झांग बाजार, वहां लिखा होता है दाता हार्डवेयर स्टोर। दाता, मैं वैसे उसे पढ़ता होता हूँ डेटा हार्डवेयर स्टोर, डेटा हार्डवेयर स्टोर। वहां पर आपको मिलते ना औजार, और औजार ला के आप घर में कोई चीजें बनाते हैं। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, डेटा दाता ने से चले DATA, डेटा ना पढ़े दाता पढ़ ले, एक ही बात है मेरा ख्याल। तो एक ही बात है। देखिए इंसान के साथ कहते, अगर मुझसे पूछे ना स्टेटिस्टिक्स कब से ये सब्जेक्ट है, आल्दो ये बड़ा मैथमेटिक्स से बाद में इसकी पॉपुलैरिटी हुई, लेकिन मैं आपको ये एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जहां तक डेटे की रिकॉर्ड का ताल्लुक है, ये इंसान जिस दिन पैदा होता है उसके साथ ही ये डेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, सेम डे। मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूं। किस तरह से इंसान के अंदर शुगर का एक लेवल है, अगर वो एक लिमिट से बढ़ती है तो डिक्लेयर हो जाता है ये शुगर का पेशेंट है, ठीक है। एक शख्स है, उसने फील किया कि मुझे लग रहा है कि मेरी शुगर इंक्रीज की है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है कि चंद दिनों से कि मेरी शुगर में मेरी शुगर जो है वो लेवल से ज्यादा हो रही है। अब डॉक्टर कहेगा कितने दिन से ज्यादा हो रही है, अब वो शख्स कहता जी मुझे नहीं पता। अब शुगर का जो एक्चुअली डिजीज है, वो अगर ज्यादा देर तक ले तो आपको पता ना आपके डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उसको डैमेज करता है ये। अब डॉक्टर कहता है जी अगर तो ये 2-3 दिन पहले से ही ये प्रॉब्लम है तो फिर तो कोई ऐसी चीज डैमेज नहीं होगी। लेकिन अगर इस शख्स को पता ही नहीं चला और 2-4-6 माह हो चुके हैं, फिर तो मे बी इसका कोई ना कोई बॉडी ऑर्गन जो है वो इंटरनली डैमेज होगा। अब उस कैन यू इमेजिन कि उसके लिए एक टेस्ट है, उस टेस्ट क्या करता है, पिछले 90 डेज 90 दिन कितनी किसी भी इंसान के जिस्म में शुगर रही है, उसका डेटा इंसान के जिस्म में अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम रखा हुआ है कि वो रिकॉर्ड हुए जा रहा है। अगर आप बात करें जी 1 जून, जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने 90 दिन, आप लैब में जाएं, लैब वाले को जाके कहें कि एक टेस्ट करना है मैंने शुगर का, और उस टेस्ट का नाम है HbA1 और C, ये उस टेस्ट का नाम HbA1C करते। जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं जी HbA1C कर दें, और जो जरा जिनको आइडिया नहीं है वो आके जाके लफ्ज बोलते हैं जी साडी 3 महीने की शुगर चेक करो। 90 डेज 3 महीने बनते हैं ना, 3 महीने की। अब वहां पर बस अल्लाह ताला ने ऐसे मेमोरी सेल्स रखे हुए हैं कि वो 90 डेज की शुगर का रिकॉर्ड इंसान के जिस्म में रहता है, और जब HbA1C आप करते हो वो समझ ले उसका एनालिसिस होके और एवरेज मीन शुगर का रिकॉर्ड आपकी रिपोर्ट पर आता है, जो कि 1 नंबर होता है। 90 डेज का डेटा इंसान के जिस्म में शुगर के मतलब, और उसकी 90 डेज की शुगर की एवरेज इस टेस्ट के थ्रू पता चल सकती, जिसका नाम है HbA1C। तो कुदरती तौर पे फिर स्टैटिस्टिक्स इंसान के जिस्म में अल्लाह ताला ने अप्लाई किया ना ऐसा निजाम कि 90 डेज की एवरेज शुगर का डेटा आपको पता चलता है। ये तो होगी स्टैट्स की एप्लीकेशन, जो कि अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में ऑटोमेटिकली एक डेटा रिकॉर्डिंग की फॉर्म में बनाई हुई है, और अप्लाई करके आप उसका रिजल्ट भी देखते हो जब आप HbA1C करते हो। बीइंग अ मुस्लिम, हमें बिल्कुल बिलीव है कि डे ऑफ जजमेंट में जो सारा दिन हम काम करते हैं, नेकी करते हैं, बदी करते हैं, वो रिकॉर्ड होता है, लिखा जाता है। हमारे जो एंजल्स हैं करते हैं ना रिकॉर्ड,
एवरीथिंग रिकॉर्ड होती है और हमारा इस पर बिलीव भी है। डे ऑफ जजमेंट, क़यामत वाले दिन, ये एनालाइज होता है, प्लस माइनस होते हैं। कहते हैं जी देखें जी कि ये कि नेकियां ज्यादा बदियां ज्यादा, आपने उलमा हजरात से सुना होगा कि जी ये प्लस माइनस होगा, नेकियां बदियां का बैलेंस होगा, डेबिट क्रेडिट होगा, ऐसा कह ले, बिल्कुल डेबिट क्रेडिट ही होगा वहां पर। और उसके बाद एक नामा या माल तैयार हो जाएगा, एनालिसिस रिपोर्ट होगी, इसकी बेस पर डिसाइड होगा कि जी आप जन्नत के हकदार हैं या आपको जो किसी को भी जो भी है दोजख में उसे स्टे करना है या क्या करना है। तो उस एनालिसिस की बेस पे, उस इंफॉर्मेशन की बेस पे डिसीजन मेकिंग होगी कि आपको किधर जाना है। ऐसा ही है ना? तो हमारा बिलीव है इसके ऊपर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर तो स्टैट, तो फिर डेटा रिकॉर्डिंग, तो फिर मैंने लफ्ज जो बोला था कि डेटा इज एवरीवेयर, तो एवरीवेयर हर जगह ही है। जब डेटा हर जगह है तो फिर एनालिसिस के लिए स्टैट्स तो होनी चाहिए। तो बिल्कुल हम लोग स्टैटिस्टिक्स काउंट करते हैं। आपके घर में मेहमान आ गए 2 4 6 8 10, अम्मी ने आपको कहा जाओ भी बाकी जाओ बाजार से कुछ खाना वगैरह लेकर और रोटियां लेकर और नान लेकर और व्हाट्सएवर, आप गिनते नहीं कितनी डिसीजन करते हो। अच्छा घर में चावल भी बने, ये भी बना, वो भी बना, काउंट करके इतनी ले आओ। तो ये तो छोटी सी एग्जांपल है। तो कोई भी डिसीजन आप बगैर डेटे के तो नहीं करते। तो डेटा ही सब कुछ है और डेटे को इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना है जी। तो ये रीजन है कि हम आपको स्टैटिस्टिक्स क्यों टीच करते हैं। जहां तक स्टैटिस्टिक्स की मेन डेफिनेशन का ताल्लुक है, स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ कलेक्शन। ये तो बहरहाल आपके कोर्स में कोई बहुत ज्यादा नहीं हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कलेक्शन डेटा की है वो साइंटिस्ट खुद अपने फील्ड में परफॉर्म करता है। उसे पता होता है कि हमने किस किस तरह से ये बैंक का डेटा लेना है, कस्टमर से डेटा लेना है, स्टॉक मार्केट से डेटा कैसे लेंगे, तो ये वो काम परफॉर्म कर लेता है। अगला काम है डेटे को प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी, लिखना कैसे है। देखें अगर कोई शख्स है वो आपको कोई बात बताना चाहता है, आधा घंटा आप बोलते, कहता है यार तुमने आधे घंटे से मुझे बताने के, मुझे नहीं समझ आ रही तुम कहना क्या चाहते हो। दूसरा शख्स है कहता है जी मैं आपको बताता हूं, आप एक सेंटेंस एक लाइन बोल देते हो, आप कहते हो हाँ यार ये ठीक है। तो आपको प्रॉपर वे से डेटा कम्युनिकेट करना सिखाया जाएगा कि जी ये डेटा है, अगर आप इसी तरह से कम्युनिकेट करेंगे टाइम भी लगेगा, अगले को समझ भी नहीं आएगी। तो वो कौन से मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम आपको डेटा प्रेजेंट करना सिखाएंगे कि जी ये जो 1000 ऑफ नंबर्स हैं इसी तरह से किसी के आगे रख देंगे तो उसे नहीं समझ आएगी, लेकिन अगर इसी 1000 ऑफ नंबर्स को इस टेबल में या इस ग्राफ की मदद से आप लोग प्रेजेंट करोगे तो समझने वाले को फौरन आइडिया हो जाएगा कि जी इस डेटे में सारा कुछ है। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आपको हम प्रेजेंटेशन मेथड्स बताएंगे। कहते नहीं उस शख्स की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, मतलब जो वो कहना चाहता था बड़ी उसने इफेक्टिव वे से कम्युनिकेट किया। ये ना हो कि आप डेटा तो बड़ी एफर्ट के साथ इकट्ठा कर लें, लेकिन जब आपको बताने की बारी आए, कम्युनिकेट करने की बारी आए, आप किसी को कम्युनिकेट करना जानते ही नहीं है, आपको बताना नहीं आता, तो हम आपको प्रेजेंटेशन स्कीम सिखाएंगे। एनालिसिस कैसे करना है, डेटे को एनालाइज कैसे करना है, इसके ऊपर मुख्तलिफ टेक्निक्स किस तरह से अप्लाई करनी है, डेटे को सिंपल फॉर्म में कैसे लेकर आना है, डेटे से चंद रीडिंग्स कैसे कैलकुलेट करनी है, मुख्तलिफ एनालिसिस आपको सिखाएंगे। आप भी तो मुख्तलिफ जो लोग हैं लैब में कहते हैं यार इसका लैब सैंपल का एनालिसिस करना है, तो वो सैंपल या जो भी काम करते हैं उसमें से फिर आप चंद रीडिंग्स एक्सट्रैक्ट करते हो। बिजनेस डेटा है जी, इसका एनालिसिस करना है हमने, ये फर्म का डेटा है, फर्म शुरू से चल रही है, ये उसके प्रॉफिट चल रहे हैं, ये उसके लॉस चल रहे हैं, महीने के बाद या 2 माह के बाद इसका एनालिसिस किया जाएगा क्या ये जो अप जाएगी नेक्स्ट चंद सालों में या बिल्कुल डाउन चले जाएगी। तो मुख्तलिफ वे से उसका एनालिसिस किया जाता है। एंड देन इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट करें, बताएं भी तो अब ना कि क्या आपने ये सब चीजें कर ली हैं डेटा से, अब जरा इसकी इंटरप्रिटेशन भी बताएंगे कि क्या कहा क्या जा रहा है। और ये सारा काम हमने करना है ऐसे डेटे पे जो न्यूमेरिकल होगा अंडर अनसर्टेन कंडीशंस। अनसर्टेन कंडीशन यही है, बैट्समैन खेलने गया है, आपको नहीं पता ये कितना स्कोर करेगा, अनसर्टेन। आपने कोई फर्टिलाइजर डाली है,
आपको नहीं पता फील्ड से कितनी यील्ड आएगी, अनसर्टेन कंडीशंस। आपने बैंक में या आपने किसी जगह पर रख दिया है, पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, मे बी प्रॉफिट में भी लॉस, रिस्क है, अनसर्टेन कंडीशंस। अगर देखें डिसीजन मेकिंग कोई मुश्किल काम ही नहीं है, अगर आपको ये पता हो कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, फिर क्या मसला है डिसीजन करने का कि जी कल ये होना है तो आप कर ले डिसीजन। बट द प्रॉब्लम इज दैट नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। सर्टेनिटी के साथ किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। दैट्स व्हाई अनसर्टेन कंडीशंस हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि फिर हमें ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो उस डेटे को, जिसमें अनसर्टेनिटी हो, जिसमें वेरिएशन हो, वेरिएबिलिटी हो, गैस नहीं हो कि ये क्या रीडिंग आएगी, तो फिर हम आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जो ये बताएगा कि किस तरह से आप ये सारा का सारा डेटा जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज अ सब्जेक्ट which deals with variability। मैंने ये नहीं कहा कि वो डेटे की जो वेरिएबिलिटी है, रीडिंग जो है या जो ऑब्जर्वेशन आपने नोट की हैं, कभी वो 20 आ जाती हैं, कभी वो 27 आ जाती हैं, कभी वो 32 आ जाती हैं। स्टैट का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको वो फार्मूले बताएंगे जो इसकी वेरिएशन खत्म कर देगा। ये नहीं मैं कह रहा, आपको सिखाया जाएगा ये वेरिएबिलिटी है, अब क्या करें। एक फर्टिलाइजर डाली, 50 kg यील्ड आई, दोबारा दूसरे प्लॉट पर उतनी ही डाली फर्टिलाइजर, अब 52 आई। तीसरे प्लॉट पर फिर उतनी ही फर्टिलाइजर डाली, अब 57 आई। क्या करें जी, अब बता देंगे आपको क्या करना चाहिए, कैसे डिसाइड करें। तो डील्स विद वेरिएबिलिटी। आप कहें जी हो सकता है वेरिएशन एग्जिस्ट ही ना कर रही हो। नो टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स आर एग्जैक्टली अलाइक। कहता दुनिया के दोनों कोई भी दो ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक जैसे नहीं है। एंड इफ दे वर, हाँ आप कहेंगे अगर होते देन आपको फिर स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम की जरूरत ही नहीं थी। तो स्टैटिस्टिक्स का काम ही उस वक्त शुरू होता है जब डेटे में वेरिएशन आ गई, जब डेटे में अनसर्टेनिटी आ गई। आप खुद सोचें कि अगर एक बैट्समैन है तो जब भी खेलने जाता है 60 रन करता है, जब भी खेलने जाता है, तो क्यों उसकी एवरेज कैलकुलेट करने, क्यों कहना कि आज पता नहीं क्या होगा। भाई 60 रन करने हैं, क्योंकि आपने तो कहा जब भी खेलने जाएगा 60 रन करेगा, तो फिर तो बड़ा क्लियर हो गया हमें कि इसको कोई स्टैट की, कोई मीन वगैरह की जरूरत नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी है ही नहीं, कोई वेरिएबिलिटी है ही नहीं। देन देयर इज नो स्टैट्स प्रॉब्लम, बिल्कुल जरूरत नहीं है। और लेकिन हमें पता है चाहे हम एक ही एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर रहे, सब कुछ वही डाल रहे हैं, केमिकल भी वही है, बट देयर इज अ वेरिएशन, अनसर्टेन वेरिएशन। हमें नहीं पता कि ये वेरिएशन की क्यों आ रही है। तो फिर हम आपको बताएंगे कि अब क्या आपको डिसीजन कैसे करना है। सो स्टैटिस्टिक्स डील्स विद वेरिएबिलिटी। चूंकि हर प्रोसेस जिससे आप डेटा इकट्ठा करते हो, चाहे वो जितना मर्जी कंट्रोल ही क्यों ना हो, आप कह जी मैंने ये इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं, इसमें मैंने टेम्परेचर भी सेट किया हुआ है, प्रेशर भी सेट किया हुआ है, फिर इसके अंदर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, बट वी डोंट नो कि अब क्यों ये वेरिएशन आ रही है। कभी वो रीडिंग एक दफा ली तो 72 आई, एक दफा ली तो 73 आई, एक दफा ली तो 74 आई। दैट इज द चांस वेरिएशन। अब ये रीजन कुछ भी हो सकती है, ये नहीं मैं कह रहा कि ये ऐसा ही है। आल्दो आप कहते हो जी मैंने टेम्परेचर भी फिक्स किया था, ये भी चीज फिक्स की थी, एवरीथिंग इज ओके, तो ये वेरिएशन आ क्यों रही है। अब क्या करें, वेरिएशन तो खत्म नहीं आप कर पाएंगे। सब्जेक्ट ऐसा पढ़ ले जो आपको इस सूरत में टेक्निक सिखाएगा कि जी अनसर्टेनिटी अगर आ रही है वेरिएशन में, काजिस का पता नहीं चल रहा, तो फिर कैसे हम डिसीजन मेकिंग करें। तो आपको सिखाया जाएगा कि कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का काम यही है, डील्स विद वेरिएबिलिटी। तो आपको अंडर डिफरेंट सिचुएशन डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है वो आपको सिखाएंगे। स्टैटिस्टिक्स को मैंने बोल दिया ना, ये मटेरियल आपको मिलेगा, आप बस डिस्कशन सुने, मटेरियल मिलेगा आपको, बुक आपको अपलोड में कर दूंगा। और अच्छा जो भी आपको प्रॉब्लम हुआ करेगा ना, मतलब जो भी आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आप नेक्स्ट क्लास में बिफोर टाइम जब हम क्लास स्टार्ट किया करेंगे, तो पहले मैं प्रीवियस लेक्चर के रेलेवेंट जो भी आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स होंगे वो मैं एक्सप्लेन किया करूंगा। स्टैटिस्टिक्स का काम डेटे को इंफॉर्मेशन में बदलना, और इंफॉर्मेशन का काम इंफॉर्मेशन की मदद से डिसीजन करना। किसी भी बैंक में चले जाएं, वहां पर एक प्रोसीजर के थ्रू अगर चेक ही कैश कराना है
तो आपको पहले कहते हैं कि ये जरा वेरिफिकेशन काउंटर पे चले जाएं, आपके सिग्नेचर वगैरह वहां वेरीफाई होंगे। वो वेरीफाई कर दे तो ऑफिसर आपका अगर थंब वगैरह उसने करना हो बायोमेट्रिक वो भी कर लेगा। कहेंगे चले जी अब जरा कैश ब्रांच में चले जाए, आपको वहां से कैश मिलेगा। तो 2 ब्रांचेस में गए और आपका चेक प्रोसेस हो गया। यूनिवर्सिटी में आते हैं आप, एडमिशन लेना है, अजी आप एडमिशन ब्रांच में जाएं। एग्जाम का कोई इशू है, आप एग्जाम ब्रांच में चले जाएं। फीस का कोई इशू चल रहा है, आप फीस डिपॉजिट करानी है, वो कहता है आप फाइनेंस ब्रांच में जाएं। तो हर ब्रांच के अपने अपने काम फिक्स हैं, ऐसे ही है ना। तो ये पूरा एक यूनिट बन गया। हर फील्ड में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जुआलॉजी में, ये अप्लाइड है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये इनऑर्गेनिक है, इस तरह की बातें करते हैं ना आप। केमिस्ट्री है, ये बायोकेमिस्ट्री है, ये बिजनेस है, ये मार्केटिंग का स्पेशलाइजेशन है, इसकी फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन है। तो डिफरेंट ब्रांचेस में काम को डिवाइड किया गया है और ऐसा ही होता है, ये उस ब्रांच में जाएंगे, उस ब्रांच का काम है। तो एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट है जिसने डेटे को इंफॉर्मेशन में बदलना है, इसकी भी 2 ब्रांचेस हैं। एक का नाम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक ब्रांच का नाम है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जो डिस्क्रिप्टिव ब्रांच है उसका काम क्या होगा, डेटे को जो आपने कलेक्ट करना है उसको प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज करना, उसकी समराइजेशन करना, समराइजेशन मीन समरी बनाना, मतलब शॉर्टर वर्जन में लेकर आना, उसको प्रॉपर वे से डिस्प्ले करना, टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, मुख्तलिफ कैलकुलेशंस करनी। ये कैलकुलेशन आप फिलहाल नहीं जानते, अभी आपको नहीं पता ये क्या लिखा होगा मैंने, ये स्टैट्स की कुछ कैलकुलेशंस करनी। ये जो काम क्या, डेटा कलेक्ट करना, डेटे को समराइज करना, उसको प्रॉपर टेबल में लिखना, ग्राफ ड्रॉ करना उस डेटा के, और कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन डेटा से गेट करना। ये जो काम होगा हम कहेंगे ये स्टैटिस्टिक्स की डिस्क्रिप्टिव ब्रांच का काम है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। डेटे की कलेक्शन, डेटे की प्रेजेंटेशन, डेटा प्रेजेंट कैसे करना। घर में कभी बहन भाई आपस में लड़ जाए ना, अब्बू आए अपने ऑफिस से, भाई अब्बू मेरी बात सुने, इसने मुझे मारा है, वो बहन कहती नहीं अब्बू इसने मुझे ये कहा है, तो आपके वाले साहब कहेंगे अच्छा अच्छा ठहरो, पहले बताओ हुआ क्या है, डिस्क्राइब करो, बताओ। तो पहले आप अब्बू को डेटा प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं कि पहले इसने ये किया था, फिर इसने मुझे गाली दी, फिर मैंने उसको थप्पड़ मारा, बट जो भी आप देते हैं। तो अब्बू आपसे डेटा ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप डिस्क्राइब कर रहे हो। एग्जाम में भी आता है डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स, क्या मतलब होता है, आपने इस तरह से इन टर्म्स को लिखना है, यानी कि उसका आंसर कि पढ़ने वाला टीचर समझे हाँ इसे पता है कि इस टर्म का मतलब क्या है। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव ब्रांच है स्टैट्स की, इसका भी यही काम है कि डेटा इस तरीके से इकट्ठा करे और फिर लिखे कि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि अच्छा इस डेटे में है क्या। तो ये काम होगा डिस्क्रिप्टिव ब्रांच का। इन्फरेंशियल ब्रांच, इन्फरेंस नतीजा अखज करना, जो आपने डिस्क्राइब कर दिया उस डिस्क्रिप्शन की मदद से नतीजा अखज करना, कंक्लूड करना, मीनिंग क्या बनते हैं। आपके वालिद साहब ने आपकी सारी बातें सुनी, जो कुछ भी आपने बताया, जो भी डिस्क्रिप्शन आपने अपने अब्बू को वालिद साहब को दी, उसके बाद वो क्या कहते हैं, मैंने तुम्हारी दोनों, अच्छा अच्छा सुन लो, बस बस मैंने दोनों बातें आपकी सुन ली हैं, अब आप मुझे, मैं इस नतीजे पर पहुंचा, किसका कसूर था, ये जो भी वो डिसीजन करते हैं, तो इसे इन्फ्रेंस बोलते। कहां से इन्फ्रेंस किया उन्होंने, जैसे घर में दाखिल हुए फौरन कह दिया इसका कसूर है इसका कसूर है, ऐसा तो नहीं है। पहले उन्होंने सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, डेटा इकट्ठा किया, फिर उसको एनालाइज किया, उसके बाद वो इन्फ्रेंस पर पहुंचे हैं, उसके पास नतीजे पर पहुंचे हैं। एग्जैक्टली ये कोविड की बात हो रही है कि जी ये वैक्सीन अच्छी है, ये अच्छी है, ये लगा ले, ये रहने दे, तो ऐसे कह देते हैं कि अच्छा चलो यार ये साइनोफॉर्म ठीक है, साइनोवैक ठीक नहीं है, कैंसिनो ठीक है, फाइजर ठीक नहीं है, जब तक उसका डेटा नहीं आया। ट्रायल चले थे पहले, लोगों पर अटेम्प्ट किया, देखा, फिर वो डिसाइड हुआ अच्छा ये जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, ये काम है, ऐसे नहीं बोल दिया उन्होंने, उसका पहले न्यूमेरिक डेटा इकट्ठा हुआ, देन इन्फर किया गया, नतीजा खस किया गया कि विच इज बेटर फॉर दिस वन। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है, कहता यूजिंग द सैंपल इंफॉर्मेशन सच एज, ये इंफॉर्मेशन किसने की है,
ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ने कैलकुलेट करके ना ऐसे दे दी, कहते लो भाई हमारा काम खत्म, तुम्हारा काम शुरू। तो जो इंफॉर्मेशन हमने गेट की डिस्क्रिप्टिव ब्रांच से, अब इन्फ्रेंशियल ब्रांच जो होगी स्टैट्स की, वो यही काम करेगी कि वो सैंपल से पॉपुलेशन के मतलब सब का सब डेटा इकट्ठा करके और उसकी वैल्यूज को जो है वो डिटरमिन करेगी। दो वर्ड मैंने लिखे हुए यहाँ पर, एक वर्ड है पॉपुलेशन और एक वर्ड है सैंपल का। इसको मैंने नेक्स्ट एक्सप्लेन करना है कि ये क्या चीजें हैं। तो जरा डिस्क्रिप्टिव ब्रांच को पढ़ लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ द टूल्स एंड द टेक्निक्स डिजाइन टू डिस्क्राइब द डेटा सच एज फ्रीक्वेंसी, टेबल, ग्राफ, न्यूमेरिकल मेजर्स। यानी कि आपको डेटा डिस्क्रिप्शन के टूल सिखाएंगे और ये काम होगा डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स क्या करेगी, टेक्निक यूज करेगी दैट अलाउज द डिसीजन मेकर, आप लोग तो रीच अ कंक्लूजन, नतीजे पे तो पहुंचना है ना, अबाउट द लार्जर डेटा सेट। हमने जिसके मतलब रिजल्ट ड्राइव करना है उसे हम कहेंगे ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है, इसके मतलब हमने रिजल्ट ड्राइव करना है। लेकिन इंफॉर्मेशन कहां से लेनी है, पोर्शन से, सबसेट से, जिसे क्या बोलेंगे, सैंपल, नमूना, सैंपल इंफॉर्मेशन। देखिए आप किसी शख्स से अगर आप बात करें, पहली दफा मिला आपको, आपने उससे 5 मिनट बात की, बड़े अच्छे तरीके से उसने आपसे बात की, बड़े वेल बिहेव्ड मैनर से मिला आपसे, चले गया, आपने कहा बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली का मेंबर लगता है। फैमिली, उसमें तो ज्यादा लोग होंगे, इसे ही पॉपुलेशन कहते हैं, लार्जर ग्रुप। और वो अपनी फैमिली का क्या है, सबसेट। वो अपनी फैमिली का क्या है, सैंपल। आपने एक सैंपल से बात की है, डिसीजन कर दिया पूरी पूरी उसकी फैमिली का, अच्छी फैमिली है, पढ़ी लिखी फैमिली कहते हैं हम, रूटीन में कहते हैं। तो यही मैं बात कर रहा हूं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा या हमने जो कंक्लूड करना होगा वो अबाउट पॉपुलेशन होगा। और डेटा कहां से लेंगे, डेटा हम पार्ट से लेंगे, जिसे क्या बोलेंगे, जिसे हम सैंपल कहें। अगर कोई बैंकिंग सेक्टर है, वो देखना चाहता है कि हमारे बैंक की सर्विसेज से लोग सेटिस्फाइड है कि नहीं। उस बैंक के टोटल 3000 कस्टमर्स हैं, वो कहेगा जी 3000 कस्टमर से डेटा लेना ये तो बड़ा मुश्किल है। वो चंद लोगों से डेटा ले लेगा, सैंपल, सैंपल ही होगा ना, चंद लोग। उनसे डेटा लेने के बाद वो बताएगा कि जी हमारे ये लोग मेनली हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो डेटा उसने कहां से लिया, सैंपल से। और डिसीजन कैसे किया, हमारे बैंक के मुतल्लिक लोगों का ये आइडिया है। ऐसे ही है ना, वैक्सीन आ गई कोविड की, चाइना ने बना दी साइनोफार्म, अच्छी है जी, बहुत अच्छी है, यूज करें। पता नहीं अच्छी भी है कि नहीं, उन्होंने कहा जी पहले यूज कलेक्ट करके, क्या तमाम पाकिस्तान के लोगों को साइनोफार्म लगा दी उन्होंने, ताकि पता तो चले ये कितनी इफेक्टिव है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, चंद लोगों को लगाई उन्होंने। पहले ट्रायल हुए थे, याद है ना, टीवी पे भी आ रहा था कि ट्रायल हो रहे, ह्यूमन ट्रायल चल रहे हैं, चंद लोगों पर अप्लाई की थी उन्होंने। और उन चंद लोगों के रिजल्ट्स को उन्होंने स्टैटिस्टिकली एनालाइज करके ये बताया था कि ये जो इफेक्टिव है तो कितने % इसका इफेक्टिव है। डोंट से कि जिसने वैक्सीन लगवा ली वो 100% सिक्योर हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। अनाउंस नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनके पास सारी की सारी एनालिसिस रिपोर्ट्स होंगी। बल्कि एक शख्स को मैं जानता हूं, जब शुरू में लगी वैक्सीन तो अबव 60 को लग रही थी, तो उसकी एज होगी कोई 18, 19, 20 ईयर। वो कहता जी मुझे भी लग गई, गांव का था। मैंने कहा तुम्हें कैसे लग गई भाई, ये तो किसी को भी नहीं लग रही, तो 60+ को लग रही है। कहता जी पता नहीं, उन्होंने मुझे लगाई भी है। गांव का हमारा एक डॉक्टर था, वो मुझे हॉस्पिटल, कहता जी सिविल में ले गया, उसने वैक्सीन भी लगाई है, और कहता जी आपको हम 18,000 रुपया भी देंगे, और साथ कहता जी मुझे एक फाइल भी दे दी है, और मैंने टेम्परेचर अपना बुखार कहता जी रोजाना लिखना है इसके ऊपर, मुझे हो ना हो। और 1 हफ्ते के बाद मैंने कहता जी सिविल में जाया करना है, तो डॉक्टर ने मुझसे वो पर्चा लेके जिसके ऊपर मुझे बुखार हुआ था कि नहीं, और मुझे उसने 3000 रुपया दे दिया करना है। उस गरीब को समझ ही नहीं थी, वो ट्रायल पर था, यानी कि उसको वैक्सीन अटेम्प्ट की जा रही थी। अब ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, तो डरते हैं ना कि पता नहीं ये नई नई वैक्सीन है, किसी का साइड इफेक्ट तो पता ही नहीं था, और ये बड़ा रिस्की भी होता है।
लेकिन जाहिर है उन लोगों को आइडिया ही नहीं है कि जी वो तो इतने में खुश थे कि जी मुफ्त की वैक्सीन लग रही है और पैसे भी मिल रहे हैं, तो इसको अलावा और पाकिस्तानी को क्या चाहिए। तो इस तरह से वो ट्रायल पे था, बिल्कुल ट्रायल हुए थे, सैंपल लिया गया था, यानी कि चंद लोगों पर वो वैक्सीन अटेम्प्ट हुई थी, और उसके बाद ये कहा गया था कि साइनोवैक या साइनोफार्म पाकिस्तान के लिए रिकमेंड होगी। ऐसे ही है ना, पॉपुलेशन ऑल टुगेदर। तो यही दो वर्ड्स अब आपको मैंने एक्सप्लेन करने हैं। पॉपुलेशन कहते किसको है? कहता टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। अब अंडर इन्वेस्टिगेशन थे लोग पाकिस्तान के, ये पॉपुलेशन कहलाएगा। टोटल पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये हमारी पॉपुलेशन कहलाएगा। अब पॉपुलेशन से मुराद कतन ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। अगर आप बैंक से डेटा लेना है, पाकिस्तान फर्ज करें पाकिस्तान के बैंक से, पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ तादाद में बैंक्स हैं, मे भी 4000। आप कहें जी पॉपुलेशन ऑफ बैंक्स, तमाम बैंक्स, तो पॉपुलेशन का वर्ड आप किसके साथ ट्रांसलेट कर लें? टोटल के साथ। हमारी यूनिवर्सिटी में एनिमल साइंसेस में पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज, तो मतलब उससे क्या होगा? ऑल ट्रीज, ऑल एनिमल्स। तो पॉपुलेशन का वर्ड टोटल के साथ। पॉपुलेशन में टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम पॉपुलेशन का साइज कहते हैं, और रिप्रेजेंट किया जाएगा उसे कैपिटल एम के साथ। अगर आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट हैं तो मेरा कंसर्न सिर्फ आपकी क्लास है, यहां पर है। ये नहीं आप कहना जी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं पॉपुलेशन होंगे, भाई मेरा कंसर्न अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो आपकी क्लास है, तो मेरे लिए तो आपकी क्लास पॉपुलेशन होगी। हाँ, किसी स्टेज पर ये मैं कहूं कि इस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वहां से मैंने डेटा लेना है कि वो सेमेस्टर सिस्टम को कितना प्रेफर कर रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स, तो वो मेरे लिए पॉपुलेशन कहलाए। उसे मैं कहूंगा कि ये मेरे लिए एक ऑल टुगेदर एक पॉपुलेशन है। तो इस तरह से पॉपुलेशन का जो वर्ड है वो एक कॉलेज के स्टूडेंट भी हो सकते हैं, वो एक सिटी के बैंक भी हो सकते हैं, वो एक प्रोविंस के बैंक भी हो सकते हैं, वो पाकिस्तान के बैंक भी हो सकते हैं। ये डिपेंड किया करेगा जो आप स्टडी करने जा रहे हो उसका अंडर इन्वेस्टिगेशन ग्रुप कौन है। कि जी मैं तो सिर्फ फैसलाबाद के बैंक से लेने हैं। जैसे एक स्टूडेंट था, उसने डेटा ये कलेक्ट करना था कि टीचर्स अपने लेक्चर्स में आईटी का कितने रिसोर्सेज यूज करते हैं, मतलब वो लैपटॉप यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन यूज करते हैं, या सिर्फ चाक बोर्ड मार्कर से ट्रेडिशनल वे से टीच करते हैं। यूनिवर्सिटी टीचर्स फ्रॉम फैसलाबाद, तो उस स्टूडेंट के लिए जो पॉपुलेशन होगी, ये कहना गलत है ऑल टीचर्स या ऑल यूनिवर्सिटी टीचर्स ऑफ पाकिस्तान, गलत है। ऑल यूनिवर्सिटी टीचर्स फ्रॉम फैसलाबाद सिटी, ये उसके लिए पॉपुलेशन होगी। हो सकता है जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में ही कोई 700-800 टीचर है, तो ये तो पॉसिबल नहीं था हर एक से पूछता, तो मे बी उसने कोई 30-40 लोगों का सैंपल लिया हो, 10-12 हमारी यूनिवर्सिटी से लिए हों, कोई 10-12-20 उससे जीसी से ले लिए, कोई यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से ले लिए, तो आ गया ना रिप्रेजेंटेटिव। और उसकी बेस पे वो एक रिपोर्ट बना सकता है कि जी इतने % लोग जो हैं पाकिस्तान फैसलाबाद के जो यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं वो आईटी का यूज अपने लेक्चर्स के दौरान जो है वो करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी तो है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ ऑल वोटर्स इन पाकिस्तान, मुझे को पॉलिटिकल सर्वे करना था, तो मेरे लिए तमाम लोग जो वोटर्स हैं, वोटर्स, वो पॉपुलेशन होगी। कोई मोबाइल कंपनी है, वो सर्वे करना चाहती है मोबाइल यूजर फ्रॉम पंजाब, तो उसके लिए जो पॉपुलेशन होगी वो ऑल मोबाइल यूजर्स फ्रॉम पंजाब होगी। डिपेंड करता है ना अंडर इन्वेस्टिगेशन ग्रुप क्या है, किसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वही पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन ऑफ फिश इन अ पॉन्ड, कोई जूलॉजी का स्टूडेंट है, वो कहता है जी मेरे लिए इस पॉन्ड में जितनी फिश है वो मैंने उन सब के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी, तो उसके लिए वो पॉपुलेशन हो जाएगी। पॉपुलेशन ऑफ ऑल बैंक्स इन पाकिस्तान, कोई बिजनेस का, जैसे आप में बिजनेस के कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं जी हम तमाम बैंक से डेटा, या हमारा जो कंसर्न है वो पाकिस्तानी बैंक्स हैं सिर्फ, तो उनके लिए जितने पाकिस्तान के बैंक्स हैं, वो किसी भी हो, एमसीबी हो, एलबीडी हो, वो डिपेंड करता है ना कि आपका स्टडी स्ट्रक्चर क्या है, तो वो आपके लिए पॉपुलेशन हो जाएगा। तो पॉपुलेशन इज बेसिकली टोटल्स को बोल देंगे ना, ऑल ऑब्जेक्ट्स, ऑल टोटल्स को। इस पॉपुलेशन के साथ एक वर्ड अटैच होगा पैरामीटर का।
देखिए फर्ज करें आपको मैंने अभी कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन सिखानी है, अभी कुछ भी नहीं ना, आपको न्यूमेरिकली बताया। जो भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हम करेंगे, चाहे वो मीन ही क्यों ना हो, उसकी बैक पे डेटा तो होगा ना, डेटे से ही मीन कैलकुलेट करेंगे ना, डेटे से मीन करेंगे। अब मैं आपको कहूं कि मैंने डेटा से मीन कैलकुलेट किया है, तो मुझसे क्वेश्चन किया गया कि ये जो आपने डेटा कलेक्ट किया है ये कहां से किया है। मैं कहूंगा मैंने पूरी पॉपुलेशन से इकट्ठा कर लिया है, मतलब तमाम लोगों से कर लिया। ये पॉपुलेशन मैं कहता हूं कि सिर्फ एक स्टैट्स की क्लास के जो बच्चे थे वो मेरे लिए पॉपुलेशन थी, और मैंने पूरी पॉपुलेशन से डेटा इकट्ठा कर लिया, पूरी पॉपुलेशन से। सारी रीडिंग है जी, सारी रीडिंग है। अब मैंने एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की है, इसका नाम पैरामीटर है। कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की जाए एनीवन, और डेटा पॉपुलेशन का यूज किया जाए, उसको हम कहते हैं ये पैरामीटर है। न्यूमेरिकल क्वांटिटी कौन सी, एनीवन, हम पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंटली कैलकुलेटेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन का मतलब से क्या है, टोटल ऑब्जर्वेशन से अगर वो ली जाए तो इसे हम लफ्ज बोलेंगे कि ये हमने पैरामीटर कैलकुलेट किया है। साइंसिस में लोग पैरामीटर ना स्टैटिस्टिक्स को बोलते हैं। वो कहते हैं ना, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मैंने 4 पैरामीटर इसके लिए, एक प्रेशर लिया है, एक मॉइस्चर लिया है, एक टेम्परेचर लिया है, तो वो हम उन्हें स्टैटिस्टिक बोलते हैं। साइंसेस के लोग, बायोलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी वाले से कहते हैं मैंने 4 पैरामीटर लिए हैं, मैंने स्टूडेंट्स के 4 पैरामीटर लिए हैं, जो उनकी हाइट लिया, वेट लिया, एज लिया, उनका ब्लड प्रेशर लिया, तो 4 पैरामीटर। बट इंपॉर्टेंटली स्टैट्स में पैरामीटर का जो वर्ड है वो है इफ वी परफॉर्म some numerical calculations on the data, and if data is collected from a population, that numerical calculation is called parameter। ये 3-4 मैंने numerical calculation लिखी हुई है। हमने मीन जानते हैं, आप मीन कैलकुलेट करना है, डेटा मैंने पॉपुलेशन का यूज किया। नोटेशन देखें मैं जरा डिफरेंट यूज कर रहा हूं, जब इसकी बारी आएगी हम समझेंगे। ये एक वेरिएंस, एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, अभी आप नहीं जानते। अगर वो पॉपुलेशन से कैलकुलेट की जाए, प्रपोर्शन, ये भी एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, पॉपुलेशन से डेटा से कैलकुलेट हुई है, तो कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जो पॉपुलेशन के डेटा से कैलकुलेट हो उसे हम पैरामीटर का नाम बोलते हैं। दी आर कॉल्ड पैरामीटर्स। और ट्रेडिशनली पैरामीटर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर्स के साथ, जैसे ये म्यू लिखा हुआ है, MU, म्यू, इसे हम सिग्मा स्क्वायर पढ़ते हैं, इसे अब P पढ़ते हैं। तो ये डिफरेंट वे से हम पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो क्लियर हो गया वर्ड, टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इट मे बी पर्सन, इट मे बी एनिमल्स, इट मे बी ट्रीज, इट मे बी बैंक्स, बट टोटल, इनको हम कहते हैं पैरामीटर, सॉरी पॉपुलेशन। और अगर उस डेटा से कोई कैलकुलेशन न्यूमेरिकली परफॉर्म की जाए तो उसे हम पैरामीटर का नाम देते हैं। सैंपल, a part, a portion, a representative part, पॉपुलेशन से चंद वैल्यू सेलेक्ट करना, ये सैंपल कहलाता है। सैंपल, आप बैंक कस्टमर्स का सैंपल लेके वहां से कुछ गैस कर सकेंगे कि ये जो लोग हैं हमारे बैंक के मतलब इनका क्या क्या इनका एटीट्यूड है। अक्सर अखबारों में भी आता है कि जी एक सर्वे किया गया जिसके मुताबिक इतने % लोग करंट गवर्नमेंट की फेवर में हैं, इतने % अगेंस्ट हैं, इतने % परेशान हैं, कुछ इस तरह की। तो वो सैंपल ही होता है, और क्या होता है, पॉपुलेशन तो नहीं, इतनी जल्दी वो पूरे पाकिस्तान से तो नहीं डेटा इकट्ठा करके ले आते। तो सैंपल क्या चीज है, अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट। और यही हम काम स्टैट में करते हैं। पॉपुलेशन तो स्टडी करना शायद पॉसिबल ही नहीं रहता, इतने रिसोर्सेज ही नहीं होते कि आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन को ही स्टडी या डिस्कस कर सकें, ये पॉसिबल ही नहीं होता। तो हमें जो स्टडी करना है, वो पॉसिबिलिटी है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ही है। सैंपल में कितनी ऑब्जर्वेशन आपने कलेक्ट की हैं उसे हम स्मॉल लेटर n से रिप्रेजेंट किया करेंगे। फर्ज करें आपके पास टोटल 20,000 स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी के, तो कैपिटल N इज 20,000, और मैंने वहां से 6,000 स्टूडेंट से डेटा लिया, तो मैं कहूंगा ये मैंने सैंपल लिया है, और सैंपल ऑफ 600 वैल्यूज। स्टैटिस्टिक का वर्ड क्या है, एस नहीं है, स्टैटिस्टिक है ये। एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी, वो पहले भी था, कैलकुलेटेड फ्रॉम,
वो पहले भी था, लेकिन पहले वर्ड था पॉपुलेशन, अब वर्ड है सैंपल। पहले वर्ड क्या था? न्यूमेरिकल कैलकुलेशन फ्रॉम पॉपुलेशन डेटा पैरामीटर, और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल डेटा, स्टैटिस्टिक बोलेंगे इसे। और स्टैटिस्टिक का प्लूरल वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, जो आपका सब्जेक्ट भी है। प्लेयर स्टैटिस्टिक्स आ जाता जब वो खेलने आता है। जस क्यों कैलकुलेट किया जाता है? कहता जी चूंकि हमने स्टडी पॉपुलेशन की करनी थी, पॉपुलेशन से कलेक्ट इंफॉर्मेशन की नहीं जा सकती, तो हम एक सैंपल ले लेते हैं, उस सैंपल से कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमने स्टैटिस्टिक कैलकुलेट कर ली, और इस कैलकुलेटेड स्टैटिस्टिक से हम इंफॉर्मेशन गेट करेंगे अबाउट द पैरामीटर। इसे कह सकते हो ये एजुकेटेड गैस होता है, इन्फॉर्म्ड गैस होता है। एक होता बगैर देखे तुक्का लगा देना, यदि ये होगा। एमसीक्यूज पेपर है, ABCD 4 ऑप्शन है, छोटे भाई को कह दे एक पर टिक करो, तुक्का। आपके पास नॉलेज है, आप ABCD को टिक करेंगे, आप करेंगे एजुकेटेड गैस, तो सैंपल एजुकेटेड गैस होता है ना, स्टैटिस्टिक एजुकेटेड गैस होता है। इसलिए कि आपने उसी पॉपुलेशन से लिया, तो फ्लेवर तो आ रहा होगा उस पॉपुलेशन का सैंपल में। अगर सैंपल पॉपुलेशन में बड़ी बड़ी वैल्यूज है तो सैंपल में भी बड़ी ही होंगी, अगर वहां स्मॉल वैल्यू है तो सैंपल का फ्लेवर भी उसी तरह का होगा। जिस हंडिया से आप एक चम्मच निकालते हो टेस्ट करने के लिए, तो हंडिया का फ्लेवर ही उस चम्मच में आएगा ना। ये तो नहीं कि हंडिया में कुछ और था और जो चम्मच हमने निकाला वो इंटायरली डिफरेंट है, तो ऐसा नहीं है। वही कैलकुलेशन अगर हम सैंपल के लिए करें, सैंपल डेटा से करें, तो उसे स्टैटिस्टिक बोलते हैं, जिसको रूटीन में हम लैटिन लेटर से लिखते हैं। और देखें आगे मैंने लिखा था पॉपुलेशन का मीन, तो पता चल रहा था ये पॉपुलेशन से कैलकुलेट हुआ है। अब मैं लिख रहा हूं सैंपल का मीन, सैंपल का वेरिएंस, सैंपल की प्रोपोर्शन। हम नोटेशन भी डिफरेंट यूज करेंगे, और हम कहेंगे भी कि अगर ये पैरामीटर है तो इससे मुराद है ये पॉपुलेशन से कैलकुलेट हुआ है, अगर ये स्टैटिस्टिक है तो इससे मुराद है ये हमने सैंपल से कैलकुलेट किया है। इसी चीज को जो मैंने अभी आपको सारा एक्सप्लेन किया, आप समझ लें कि पॉपुलेशन से हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन में पैरामीटर्स होते हैं, वो रूटीन में अननोन होते हैं, हम ले लेते हैं वहां से सैंपल पार्ट, कैलकुलेट करते हैं स्टैटिस्टिक। तो ये मैंने स्टैटिस्टिक कैलकुलेट की। आपने कहा यही काम करना था? नहीं, इन्फरेंस पॉपुलेशन का ही करना था, इसे कहते हैं ना स्टैटिस्टिकल। तो जो कुछ अभी आपको टीच किया, आप समझ लें एक पेज पर मैंने इसको समराइज कर दिया। इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉपुलेशन, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज not available, we don't have so much time to collect data from all respondent of the population. Instead, we select a portion apart, a representative part called sample. Then we collect information from a sample, calculate some statistic, and then give result, infer about the population. खाते तो आप एक चम्मच हैं और कहते हैं हंडिया पक गई। ब्लड सैंपल तो चंद ड्रॉप का आता है, कहते हैं इंसान के जिस्म में शुगर लेवल, तो बात तो फिर सैंपल की हो रही थी। लेकिन इन्फ्रेंस रिजल्ट लार्जर ग्रुप का दिया गया और डेटा स्मॉलर ग्रुप से कलेक्ट किया गया। ऐसा ही है ना जी। अब अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो मुझसे कर सकता है। अच्छा, जिस तरह से कोई फिजिक्स की क्लास हो तो जो टीचर है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के वर्ड रूटीन में बोलता है। केमिस्ट्री की क्लास हो तो शायद एसिड और बेस रूटीन में कहा जाएगा। सिमिलरली अगर कोई बायोलॉजी की क्लास हो तो सेल फिजिक्स वाला भी बोलता है, सेल मोबाइल फोन को भी कहते हैं। यानी कि हर फील्ड का जो रिसर्चर है, जी अपने हैंड लोअर कर लेंगे आप सब लोग, जो अपने फील्ड का रिसर्चर है वो कोई वर्ड बड़ी रूटीन से अपनी डिस्कशन में बोलता, बड़ी रूटीन से। स्टैटिस्टिक्स का जो टीचर है वो एक लफ्ज डेटा और एक लफ्ज वेरिएबल, शायद वो भी 10 दफा, 20 दफा, 30 दफा, कोई आधे घंटे के लेक्चर में उसको बोलेगा। तो वेरिएबल नाम से तो नजर आता है जो चेंज हो जाए, क्या
जो देखिए बड़ा मुश्किल काम होता है किसी चीज की डेफिनेशन देना, जी जो चेंज हो जाए नंबर, तो ये तो 6 है, ये चेंज तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं चेंज हो रहा ना, तो फिर वेरिएबल किसे कहते किसको है? एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट मे वेरी फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वेरी कर सके, हम इसे कह देंगे ये वेरिएबल है। एक स्टूडेंट के मार्क्स नोट किए, ये कैरेक्टरिस्टिक है दैट मे वेरी फ्रॉम वन स्टूडेंट टू अनदर, एज ऑफ वन respondent may be different from the other, height of one plant may be different from other, gender of a student may be different, sales time, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो वेरी कर सके उसे हम कहेंगे वेरिएबल, और जो वेरी नहीं कर सकता उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। यदि ये वो ही रहेगा, ये नहीं चेंज आती। तो स्टैटिस्टिक्स डील्स विद वेरिएबिलिटी। कांस्टेंट से तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमारा ताल्लुक तो उन क्वांटिटी से है, उन कैरेक्टरिस्टिक से है जो वेरी कर सके। अब यहां ऑब्जेक्ट से एक्चुअली क्या मुराद है? हाइट ऑफ अ ट्री, इट इज अ वेरिएबल। नंबर ऑफ इंसेक्ट्स ऑन अ ट्री इज अ वेरिएबल। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन अ बैंक, अ वेरिएबल। कलर ऑफ अ फ्लावर, अ वेरिएबल। जो मैंने रेड कलर में दिए हुए हैं ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स का मतलब सिर्फ पर्सन नहीं है, ऑब्जेक्ट्स का मतलब है वो एंटिटी जहां से आपने डेटा कलेक्ट करना है। इट मे बी अ ट्री, इट मे बी अ बैंक जहां से डेटा लेना है, इट मे बी अ फ्लावर। अब किस चीज का डेटा लेना है, यानी कि किस कैरेक्टरिस्टिक का डेटा लेना है? इसमें हाइट है कैरेक्टरिस्टिक, इसमें नंबर ऑफ इंसेक्ट्स हैं, इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, और इसमें कैरेक्टरिस्टिक कलर नोट करना। प्राइस नहीं फ्लावर की लेनी, फ्लावर का वेट नहीं लेना, उसकी प्राइस नोट नहीं करनी, बल्कि उसका कलर नोट करना है। इसे हम कह देंगे कि ये हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ये जो चीजें हैं ट्री, बैंक, फ्लावर, ये क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट उस एंटिटी को बोलेंगे जहां से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। आप ले रहे हो बैंक्स में एम्प्लॉइज की तादाद, डेटा किससे आ रहा है? एम्प्लॉय से नहीं, डेटा बैंक से लिया जा रहा है। हाँ, डेटा कलेक्ट करें एम्प्लॉय की सैलरी। अब एम्प्लॉय इंडिविजुअल है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, और सैलरी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है जो नोट करनी है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन अ बैंक, एक बैंक ऑब्जेक्ट है और उसमें एम्प्लॉइज की तादाद काउंट करनी है, नोट करनी है, वो कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप इस चीज को नोट करें, इसमें ये जो 3 एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल इस एग्जांपल से डिफरेंट है। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको हम नंबर के साथ लिख सकते हैं, हाइट को नंबर के साथ लिख सकते हैं, इंसेक्ट्स नंबर के साथ लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय न्यूमेरिक लिख सकते हैं। अब कलर लिखना है, रेड, व्हाइट, ये कोई नंबर तो नहीं। इसका मतलब है कुछ वेरिएबल ऐसे होंगे जिसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो न्यूमेरिक्स हो सकते हैं, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे जो न्यूमेरिक नहीं होंगे, नॉन न्यूमेरिक। कलर, जेंडर ऑफ अ स्टूडेंट, वेट तो न्यूमेरिक में लिखेंगे, जेंडर, रिलीजियंस, मैरिटल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस, डे स्कॉलर है वो न्यूमेरिक तो नहीं लिखा जाएगा ना। तो एक स्टूडेंट या एक फ्लावर का जो कलर है, एक फ्लावर का, उसको हम न्यूमेरिक्स में तो नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वेरिएबल हमारे पास होते हैं उनमें कुछ वेरिएबल ऐसे होंगे जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूमेरिकल होंगे, और कुछ वेरिएबल ऐसा भी हो सकता है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नॉन न्यूमेरिक होंगे। जैसे आप कोई ब्लड या यूरिन का सैंपल देकर आते हो तो उसमें मुख्तलिफ बायोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं, वो न्यूमेरिक होता है, और फिर नीचे लिखा होता है कलर, येलो, पेल, इस तरह से करके, तो वो तो न्यूमेरिक नहीं है ना, वो तो सिर्फ क्वालिटेटिव होता है। इस बेस पे हम वेरिएबल्स को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कुछ वेरिएबल हमारे पास क्वालिटेटिव होंगे और कुछ वेरिएबल ऐसे होंगे जिन्हें हम क्वांटिटेटिव कहेंगे। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल किसे कहना है? जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी हो, न्यूमेरिक्स ना हो, ऐसा कह लें। क्वालिटेटिव किसे कहना है? कैरेक्टरिस्टिक्स विच वेरीज इन क्वालिटी, नॉट न्यूमेरिकली। आई कलर, अपने आई कलर नोट करना है,
ये तो नहीं कह सकते स्टूडेंट का आई कलर इतना, इसका इतना, इसका इतना, वो नहीं कह सकते हम। बिहेवियर, क्वालिटी, डिजाइन, परफॉर्मेंस, ये सारे के सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको अगर आपने इनका डेटा रिकॉर्ड करना हो तो सिर्फ नाम के साथ ही कर सकते हैं। आई कलर है जी, ब्रेड ब्लू ग्रीन क्लासेस, कोई न्यूमेरिक्स तो नहीं लगा सकते। एज कंपेयर टू क्वांटिटेटिव में आ जाइएगा। क्वांटिटेटिव वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स को कहेंगे जिसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने नोट करना है उसको आप न्यूमेरिकली रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड करना है, न्यूमेरिक में आएगा। नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ बर्थ्स इन अ हॉस्पिटल, न्यूमेरिक में लिखेंगे। नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन अ डे, न्यूमेरिक्स में आएगा। तो वो ऐसे वेरिएबल जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूमेरिकली रिकॉर्ड होंगे उन्हें हम कहेंगे वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं। क्वांटिटेटिव को आगे मैंने दो सब कैटेगरीज में लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ डिस्क्रीट और एक क्या लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूस। अब देखिएगा, हाइट, वेट, मार्क्स, टाइम, डिस्टेंस, टेम्परेचर, ये भी क्वांटिटी में ही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ चेयर, नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ बर्थ्स, ये भी क्वांटिटी में ही है। तो फर्क क्या है, मैंने उसको डिस्क्रीट में लिखा हुआ, उसको मैंने कॉन्टिन्यूस में लिखा हुआ। जरा डिस्क्रीट में नोट कीजिएगा, इसमें जो वैल्यूज हैं वो गैप के साथ ही पॉसिबल है। मतलब 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास 60, इसके बाद 61 हो सकते हैं, डेसिमल में आ सकते, नहीं आ सकते। आप कहेंगे 60 के बाद 61 नहीं आएगा, बिल्कुल सही है, 60 के बाद 61 नहीं आएगा। 61 के बाद 62 आएगा, बिल्कुल है तो न्यूमेरिक, लेकिन ये जो वैल्यू अज्यूम कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक, ये गैप के साथ है। 60 के बाद 61 यानी कि सिर्फ और सिर्फ होल नंबर वैल्यू ले सकता है। जरा इधर आ जाइए, किसी स्टूडेंट की हाइट 5 फीट है, मैं कहूंगा जी नेक्स्ट पॉसिबल 6 ही होगी, तो क्या 5.3, 5.2, 5.1 नहीं हो सकती? अब देखें, वेट, मार्क्स भी डेसिमल में आ सकते हैं, टाइम भी सेकंड, आवर्स, नैनो सेकंड, पीसियो सेकंड में जा सकता है, टाइम, टेम्परेचर। तो ऐसे न्यूमेरिकल वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ होल नंबर हो सकती हैं, नॉट फ्रैक्शनल, वैल्यूज विद गैप, उस न्यूमेरिकल वेरिएबल को हम डिस्क्रीट बोल देते हैं। और अगर वो वेरिएबल तो क्वांटिटेटिव ही है लेकिन उसकी वैल्यू डेसिमल्स में भी, फ्रैक्शंस में भी पॉसिबली आ सकती है, इसको हम कहते हैं ये कौन सा वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूस। तो वेरिएबल में भी क्वालिटेटिव, वेरिएबल में भी डिस्क्रीट और वेरिएबल में भी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। ये पहचानना इसलिए जरूरी है कि नेक्स्ट हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पढ़ेंगे, वो अब डिपेंड किया करेगा कि जी ये वेरिएबल अगर क्वांटिटेटिव है तो फिर कैसे एनालाइज करना है, अगर क्वालिटेटिव है तो फिर कैसे एनालाइज करना है। तो डिपेंड किया करेगा, ये क्वांटिटेटिव है तो इसके टूल अलहदा, ये डिस्क्रीट है तो इसके स्टैट्स के टूल अलहदा, अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो स्टैट्स के टूल अलहदा। इसलिए आपको ये पहचानना पड़ेगा कि जी मैंने डेटा इकट्ठा किया, हो सकता है मिक्सचर हो, आपने स्टूडेंट से जेंडर भी लिया, वो क्वालिटेटिव है, उनके बहन भाइयों की तादाद भी नोट की है, वो डिस्क्रीट है, उसकी हाइट का डेटा भी लिया है, वो कॉन्टिन्यूस है। तो आप मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स नोट कर सकते हैं और वो डिपेंड करेगा कि आपके पास ये जो डेटा सेट्स हैं ये किस किस्म के हैं। तो होप सो कि आपको इस चीज की क्लैरिफिकेशन होगी कि व्हाट इज वेरिएबल, अ कैरेक्टरिस्टिक दैट मे वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इज अ वेरिएबल। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन न्यूमेरिक हो तो क्वालिटेटिव, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं तो क्वांटिटेटिव, और ऐसे क्वांटिटेटिव जो सिर्फ होल नंबर वैल्यू ले सकते हैं डिस्क्रीट, और अगर वो डेसिमल वैल्यू भी ले सकते हैं तो फिर कॉन्टिन्यूस। इन्हीं चीजों को मैंने यहां लिख दिया। क्वालिटेटिव के लिए क्या लिखा मैंने, व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग स्टडी इज नॉन न्यूमेरिक, इसे हम कह देते हैं ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है। जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स का डेटा हम ले रहे हैं वो नॉन न्यूमेरिक है, उसे क्वालिटेटिव भी कह देते हैं या उसको हम एट्रीब्यूट का वर्ड भी बोलते हैं। तो जेंडर नोट करना, तो ये जेंडर एक एट्रीब्यूट कहलाएगा यानी कि क्वालिटेटिव वेरिएबल कहलाएगा। और एग्जांपल्स में मैंने जैसे लिखा हुआ है जेंडर, रिलीजन, एफिलिएशन, टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल ऑन, गाड़ी है क्या है आपके पास, आई कलर, ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं
और पहले भी लिखी थी, अब दोबारा लिख रहा हूं, ये ऐसी हैं जो नॉन न्यूमेरिक आएंगी और इनको हम कौन से वेरिएबल कहते हैं? क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वेरिएबल स्टडीज कैन बी रिपोर्टेड न्यूमेरिकली, नॉट नॉन न्यूमेरिकली, उसको हम कह देते हैं ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। जैसे आपके अकाउंट में पैसे, किसी एम्प्लॉय की एज, किसी बैटरी की लाइफ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसका डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा तो नंबर में। इसी की आगे दो सब कैटेगरी थे। डिस्क्रीट, द वेरिएबल दैट कंज्यूम ओनली सर्टेन वैल्यू, सर्टेन वैल्यू मींस सिर्फ होल नंबर, दैट आर यूजुअली विद गैप्स। 60 के बाद 61, आपने 60 के बाद 61 नहीं आता, नहीं जी, 60 के बाद तो 60.5 भी आता है, 60.6 भी आता है, 60.8 भी आता है, लेकिन ये डिस्क्रीट वेरिएबल है जो वैल्यू क्या लेगा? सिर्फ और सिर्फ गैप्स के साथ। ये नहीं आप कह सकते कि जी आपके घर में कितने बेडरूम है जी, 3 हो गए या 4, ये नहीं कहेंगे आप कि जी 4 थे, आधा गिर गया था, थोड़ा सा रह गया था तो 3.56 बेडरूम है, ऐसा तो नहीं ना कहेंगे आप। तो ये गैप के साथ ही पॉसिबल है, ठीक है ना, गैप के साथ। और रूटीन में आप ऐसा समझ लें जिनकी हम काउंटिंग कर लेते हैं, गिन सकें, जिनको काउंट कर सकें, उन्हें हम कह देते हैं ये डिस्क्रीट है। काउंटिंग में डिस्क्रीट ही आता है ना, 7, 8, 9। कंटिन्यूस क्या होगा फिर? दैट कैन अज्यूम एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। 30 मे बी 31 और एनी वैल्यू बिटवीन 30 एंड 31। वेट हो गया, हाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, ये सारी की सारी एग्जांपल जो हैं ये न्यूमेरिक तो हैं लेकिन कंटिन्यूस वेरिएबल की। और कंटिन्यूस वेरिएबल हम आमतौर पर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं जो मेजर किया जा सके। उधर क्या लिखा था मैंने? जिनको काउंट किया जा सके, और इधर क्या लिख रहा हूं? जिसको मेजर किया जा सके। जैसे आप टेम्परेचर कहते हैं ना, टेम्परेचर मेजर करो कितना है, शायद ये नहीं कहते टेम्परेचर गिनो कितना है। लेकिन नंबर ऑफ बेडरूम्स मेजर करो कितने नहीं कहते, शायद गिनने को कहते हैं। हाँ, उसकी लेंथ की बात होगी तो आप कहेंगे इसकी लेंथ मेजर करो, जो कि कंटिन्यूस वेरिएबल है ना लेंथ। तो जिनको मेजरिंग कर सकें वो कंटिन्यूस, जिनको काउंट कर सकें वो डिस्क्रीट कैटेगरीज में आ जाते हैं। यहां तक तो मैंने आपको वेरिएबल क्या है, वेरिएबल की डेफिनेशन और ये सब की सब ऑल टुगेदर आपको चीजें जो है वो एक्सप्लेन करती। अब आप ऐसा समझेंगे, इसके बाद का हमारा न्यूमेरिकल वर्क स्टार्ट होगा। स्टैटिस्टिक्स के जो फार्मूले हैं वो हैं रेसिपी, बनी बनाई रेसिपी है। खाना बनाने के लिए मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट तैयार किए जाते हैं और फिर खाना तैयार होता है। अब मार्केट में बनी बनाई रेसिपी अवेलेबल है, आप सिर्फ मार्केट जाते हो, रेसिपी पकड़ते हो और आके खाना तैयार कर लेते हो, ऐसे करते हैं ना। अब स्टैट्स के फार्मूले रेसिपी हैं और यहीं से आपकी जान जाती है, आती नहीं ना, यानी कि फार्मूला नहीं आता, ऐसा कह लें। मैंने इसका एक वे आउट निकाला है। मैं बजाय इसके कि आपको ऑल टुगेदर सारा फार्मूला बोर्ड पे लिख दूं, मैंने उस फार्मूले को उधेड़ के उसके हिस्से अलग-अलग कर दिए, छोटे छोटे पार्ट मैंने उस फार्मूले के बना दिए। आपको मैं हर पार्ट अब अलग-अलग से कैलकुलेट करना बताऊंगा, क्योंकि फार्मूले में बहुत सारी चीजें होती है ना, वो देख के बंदा डर जाता है कि यार ये क्या लिखा हुआ, ये तो वाकई हमारे किसी पल्ले नहीं पड़ना। बहुत छोटी छोटे पार्ट्स मैंने बनाए हुए हैं, बहुत स्मॉल पोर्शन मैंने फार्मूले उधेड़ दिए, मैंने खोल दिए उसके स्क्रू सारे, छोटे छोटे पार्ट समझा रहा हूं। फिर मैं इन फार्मूलों के स्क्रू आपस में लगा दूंगा, इकट्ठे कर दूंगा। चूंकि आपने उनको अलग-अलग से देखा होगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ये हर पीस अलग से कैलकुलेट करना कैसे है, और जब उन पीसेस को मैं जोड़ दूंगा फार्मूला स्टैट्स का बन जाएगा। आपने ऐसा ही पढ़ना है। मैंने 2 दिन में, यानी कि आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर, इसमें मैंने आपको स्टैट के फार्मूले कैलकुलेट करना सिखा लेने हैं। बाद में मैं इनका नाम बताऊंगा, इनकी इंटरप्रिटेशन बताऊंगा, फार्मूला दिखा के आपको पूछूंगा जी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपने कहना जी कर सकते हैं, हमें आता है इसको, हमें इसकी मीनिंग पता है। तो आपने स्टैट्स के फार्मूलों के इंग्रेडिएंट अब आपने सीखने। अभी हमने वेरिएबल पढ़ा, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वेरी कर जाए उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। स्टैट्स में ट्रेडिशंस हैं, हम उन वेरिएबल्स को जो इंग्लिश के लास्ट अल्फाबेट्स हैं XYZ, हम उनको उससे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आपने एक डेटा रिकॉर्ड किया हुआ है,
आपकी क्लास में 10 लोग हैं, 10 स्टूडेंट हैं, आपने 10 लोगों से या 10 स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट किया हुआ है और उस 10 स्टूडेंट्स का जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उस डेटा के लिए अब आपको कुछ कैलकुलेशंस जो हैं उस डेटा सेट के लिए कुछ कैलकुलेशंस आपको परफॉर्म करनी है। अब वो कैलकुलेशन आप किस तरह से परफॉर्म करेंगे कि ऑल टुगेदर सब का सब जो डेटा सेट है आप उसे कैलकुलेट कर सके, ऐसा ही है ना, आप उसका डेटा कैलकुलेट कर सके। अब कुछ नोटेशंस मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, कुछ नोटेशन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। लाइक एक डेटा सेट है, वहां पर आपने स्टूडेंट्स का वेट वो लिया हुआ है, वेट ऑफ स्टूडेंट्स, वेट ऑफ स्टूडेंट्स। अब किसी जगह पर आपने लिखना है कि इसमें वेट ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा पुट करना, वेट ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा पुट करना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए पॉसिबल हर जगह पर ये स्टेटमेंट लिखेंगे। आप क्या करेंगे, सिंपली आप कहेंगे इसको एक्स कह दें, और जहां पर भी आप एक्स लिखा हुआ नजर आएगा, आपने कहा यहां स्टूडेंट के वेट का डेटा रखना है, यहां क्या रखना है, स्टूडेंट के वेट का डेटा प्लेस करना है, वहां पर स्टूडेंट की वेट की ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, वाई एज ऑफ स्टूडेंट्स। जहां वाई लिखा हुआ है इसका मतलब वहां पर आपने स्टूडेंट की एज रखनी है। वेरिएबल ही होगा ना, किसी का वेट और होगा, किसी की हाइट और होगी, किसी का टेम्परेचर और होगा, किसी की पॉकेट मनी, सैलरी, जो भी है। वेरिएबल्स को हम यूजुअली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जी, जो इंग्लिश के लास्ट अल्फाबेट्स है, ठीक है ना। तो ये ट्रेडिशंस है कि हम वेट को रूटीन में एक्स वाई जी वगैरह से जो है वो प्रेजेंट किया करेंगे। मैं आपको नोटेशन सिखा रहा हूं कि जी एक्स क्या लिख दिया आपने, तो कैपिटल ए बी सी वगैरह नहीं हम यूज करते, वो हमने किसी और के लिए रखे हुए हैं, वेरिएबल के लिए हमने एक्स वाई जी रखे हुए हैं। किसी डेटा में कितनी वैल्यूज होंगी उसको हम एन से रिप्रेजेंट किया करेंगे। अगर डेटे में 3 या 4 वैल्यूज हैं तो हम लिखा करेंगे जी n इज इक्वल टू 5, हमें समझ आ जाएगी इस डेटा में 5 वैल्यूज हैं। तो बजाय इसके ये मैं पूरी स्टेटमेंट वहां पर लिखूं, नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ डेटा, दैट्स एनफ। किसी जगह पर आपको ये लिखा हुआ मिल गया है, आप कहेंगे इस डेटा में मुझे पता चल गया 15 वैल्यूज हैं, तो स्मॉल लेटर n फिक्स है किसी भी डेटा की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये दो नोटेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, जी एक्स वाई जी से मुराद है वो कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएबल जिसका डेटा लेना है, और उस टोटल कितनी वैल्यूज हैं किसी डेटा सेट में उसको हम स्मॉल लेटर n से लिखा करेंगे। मुझे एक फार्मूला यूज करना था और उस फार्मूले में मैंने जितना भी डेटा वैल्यूज रिकॉर्ड की हुई थी सबका सम करके रखना था। या तो मुझे उस फार्मूले में ये सारी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, मुझे क्या करना है, जितनी मैंने वैल्यूज रिकॉर्ड की हैं, एक फार्मूला मैंने आपको सिखाना है, उसमें तमाम वैल्यूज को सम करके मैंने वहां पर प्लेस करना है। या तो मुझे ये पूरी स्टेटमेंट उस फार्मूले में लिखनी पड़ेगी ताकि समझ आए यहां करना क्या है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स, या तो इस फार्मूले में ये स्टेटमेंट लिखिए। और शॉर्ट हैंड ये है कि आप ये लिख देना, इस फार्मूले की बजाय आप सिंपली ये लिख दें। ये नोटेशन को हम पढ़ते हैं समेशन भी कहते हैं, और इस नोटेशन को हम सम नोटेशन बोलते हैं। मैंने भी यही लिखा हुआ नोटेशन समझानी है आपको। जहां पर भी आपको ये नोटेशन नजर आएगी आप कहेंगे इस नोटेशन का मतलब है सम करना। किसको सम करना, आपने कहना जी एक्स को सम करना। अब क्वेश्चन ये है क्या एक्स मुख्तलिफ वैल्यूज है, तो जी बिल्कुल। वेट ऑफ अ स्टूडेंट है, अगर वो 5 स्टूडेंट हैं तो फिर 5 वैल्यूज होंगी एक्स में, ऐसा ही है ना। तो ये नोटेशन जो है ये रिप्रेजेंट करेगी कि अगर आपने वैल्यूज का सम करना हो तो हम इस नोटेशन को यूज किया करेंगे। अभी हम इसकी कैलकुलेशन भी करते हैं। अगर वैल्यूज को स्क्वेयर करके फिर सम करना हो, स्क्वेयर करके सम करना हो, तो हम ये नोटेशन, ये छोड़ दें आप कि जी स्क्वेयर करके क्यों करना है, इसकी क्या जरूरत थी हमें, क्यों हमने स्क्वेयर करके ही सम करना था।
मैंने कह रहा हूं मैं क्या सिखाने लगा हूं आपको, मैं अभी इंग्रेडिएंट सिखा रहा हूं। इंग्रेडिएंट घर में जाए ना, आपकी दादी को चीज बना रही हो ना, आप पूछते हो दादी ये क्या कर रही हो, दादी कहती है शाम को जो बनेगी ना देख ले, चुप कर जा हूं। यानी कि आपको समझ नहीं आ रही कि दादी ने एक वो गंदम जो है उसको साफ कर रही है, थोड़ी देर बाद दादी अब तुम गंदम साफ कर रही थी, अब तुम वो तो चने की दाल लिए फिर रही हो, क्या बनाना है, शाम को बनेगा देख लें, चुप करके बैठ। ऐसे ही है ना, बस आप भी चुप करके बैठ जाएं, सिर्फ देखते जाएं कि ये चीजें है क्या। अगले दिन कल फार्मूला बनाऊंगा तो पता चल जाएगा। शाम को दादी ने हलीम बनानी थी, वो इसलिए इंग्रेडिएंट तैयार कर रही थी। तो मैं भी आपको रेसिपी बताने लगा हूं, रेसिपी स्टैट्स का फार्मूला बनेगा देख लेना, पहले ये कैलकुलेशन करना तो सीख लो, ठीक है ना। चले मैं ये अब आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी बताता हूं। फर्ज करें एक क्लास थी, वहां पर क्लास टेस्ट हुआ और 1 2 3 4 5 स्टूडेंट के मार्क्स का डेटा लिया गया। 10 नंबर का पेपर था और 10 नंबर के पेपर से हमने उसके मार्क्स का डेटा ले लिया। आपको ये कहा जाए कि ये कैलकुलेशन करें तो पहले तो आपको पढ़ना आना चाहिए। लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये लिखा हुआ है कि एक्स की तमाम वैल्यूज को क्या करना है, सम। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है, जो भी डेटा सेट हो आपने उस डेटा सेट को वर्टिकल लिखना है, कॉलम की फॉर्म में कॉलम बना के लिखना है। मुझे मेनली जमा करना है, जमा। आप देखें अगर मैं आपको या किसी बच्चे को ये कह दें कि इसको जरा जमा करे, वो कहता जी पहले हम जरा इस तरह से लिख ले फिर आसानी से जमा हो जाए। मेरा ख्याल ठीक है, क्योंकि मेनली मुझे यहां पर एडिशन वगैरह ही परफॉर्म करनी है, इसलिए हम स्टैटिस्टिक्स में जो भी डेटा सेट आता है हमारे पास हम उसे एक वर्टिकल कॉलम में लिख लेंगे। इस समेशन को फिलहाल छोड़ दें, ये आपको नजर ही नहीं आ रही, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस साइड से पढ़ना स्टार्ट कर दें, इस साइड से। क्या जी एक्स है, जी बिल्कुल एक्स है, एक्स मीन डेटा, डेटा है। क्या करना है, अब आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है जी, ये करना है। इसका क्या मतलब होता है, सम करना है, जमा करना है, कर लीजिएगा। 4 और 2 6 और 5 11 6 18 और 8 25, आपको इसका कैलकुलेट करना आ गया। आपको ये इंग्रेडिएंट कैलकुलेट करना आ गया। इस इंग्रेडिएंट का आंसर है 25। आपको n अगर पूछूं क्या है, n क्या है, आप कहेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं 5। मैंने आपको 2 इंग्रेडिएंट सिखा दिए, n बनाना सिखा दिया यानी कि काउंट करके लिख दें, समेशन x करना सिखा दिया, x डेटे को कहते हैं, डेटे का सम करना बता दिया, जी मैंने एडिशन सिखा दिया आपको। अब एक छोटी सी रेसिपी बना दो, छोटी सी रेसिपी यानी कि स्टैट्स का एक फार्मूला। इन दोनों रेसिपी इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लें, मिक्स ऐसे ही करना जब मैं बता रहा हूं, इसको इधर कर लें और इसको इधर करके और ये रेसिपी तैयार कर लें। कौन सी रेसिपी बता दी, मीन बता दिया मैंने आपको, मीन। तो ये डेटे का मीन का फार्मूला मैंने आपको सिखा दिया 2 रेसिपी की मदद, 2 इंग्रेडिएंट की मदद से। स्टैट्स के फार्मूले रेसिपी, रेसिपी बनेगी इंग्रेडिएंट से, इंग्रेडिएंट में आपको सिखा रहा हूं। तो देखिए अभी मैंने 2 इंग्रेडिएंट सिखाए थे और एक खाना भी तैयार, एक रेसिपी भी तैयार कर दी। अब किसी जगह पर हमें जरूरत पड़ेगी इस इंग्रेडिएंट की, कैसे कैलकुलेट करना है, आपने इधर से पढ़ना है इसको, इधर से। पहले आपने पढ़ा तो आपने कहा कि जी एक्स स्क्वायर आया है, एक्स स्क्वायर आया, एक्स को स्क्वायर करना है, छोड़ दें आगे क्या है वो आपको नहीं समझ, अभी नहीं आपने इसको पढ़ना, आपने एक्स स्क्वायर पढ़ना है, एक्स को स्क्वायर करना है। आप कहें जी एक्स का स्क्वायर, जी आपको नया कॉलम बना देना है। आप कहें जी उसमें तो 5 वैल्यूज है, स्क्वायर किसको करे, कुछ लोग फौरन कहते हैं 25 को करे, वो एक्स नहीं है भाई, वो तो समेशन एक्स है, वो तो ये लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूं उसको समेशन, मैं तो कह रहा हूं एक्स को करे, जी उसमें तो 5 वैल्यू है, इसको करे।
तो भाई क्यों किसी के साथ आपने डिसऑनेस्टी करनी, सब कोई कर दें, क्या हर्ज है? ठीक है जी, हम सबको स्क्वायर कर देंगे। 4, 16, 25, 36, 64 ये कर दिया एक्स स्क्वायर। अब देखें वो करना क्या था, अब इसे पढ़ें जी, सम करना था किसको, एक्स स्क्वायर को जी। तो पहले मैंने बनाया एक्स स्क्वायर, 4, 16, 25, 36, 64। अब क्या करना है जी, अब सम करना है, कर दिया सम। इसका आंसर 145 आ गया, इसका आंसर 25 आ गया। मैंने आपको 2 इंग्रेडिएंट सिखा दिए। अगेन डोंट वरी जी ये स्क्वायर करके क्यों सम करना था, और वैसे बता रहा हूं अगर कहीं जगह इस्तेमाल करना पड़े तो पता तो चले कि स्क्वायर करके कैसे सम करना है। हम कंफ्यूज करेंगे टीसी नोटेशन को, हम समझेंगे ये शायद दोनों नोटेशन एक जैसी ही, कोई फर्क नहीं है, बट इंटायरली डिफरेंट है। इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना हो, हम पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट कहते हैं। इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है समेशन एक्स, एक्स को सम करना पहले, ये तो करें ना, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, पहले मैथ्स में आता हम कहते हैं ये इसके अंदर क्या लिखा हुआ ये सॉल्व तो कर लो, तो वो तो हमने किया नहीं हुआ। 25 का स्क्वायर करना है, हाँ अब पहले सम ही करना था क्योंकि ये लिखा हुआ है, और फिर इसका स्क्वायर करना था। तो फिर तो 2 और 3 तो इंटायरली डिफरेंट चीजें नहीं होगी, बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें स्क्वायर वैल्यूज को पहले करना फिर बाद में सम करना है, इसमें पहले सम परफॉर्म कर लेना आपने, यानी कि वैल्यूज को पहले ऐड कर लेना है और फिर आपने उसका स्क्वायर करना है। अब देखिए ये जो, और मैंने आपसे 3 फार्मूले डिस्कस किए, एक ये डिस्कस किया समेशन एक्स स्क्वायर और दिस वन। तो 4-5 लेक्चर के बाद, अभी नहीं 4-5 लेक्चर के बाद आपको मैंने एक फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए बताना है, यानी कि उसका नाम भी बताऊंगा और उसकी रीजन भी बताऊंगा। ये वो फार्मूला होगा जो कि आपको कैलकुलेट करना होगा। फर्स्ट टाइम अगर आप इसको देखें तो शायद आप कहें जी ये तो बड़ा अजीबोगरीब सी चीजें लिखी हुई हैं। अब जरा आपको देखें क्या क्या चाहिए, एक एन चाहिए, ठीक है, समेशन एक्स चाहिए और समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए। अभी हम कैलकुलेट करके आए हैं इसी डेटा के जो हम डिस्कस कर रहे हैं। आपने कहना ये अलग-अलग हमने फाइंड किए हुए हैं, अब इसको जोड़ दे, कंबाइन कर दें ताकि रेसिपी पूरी हो जाए। ले जी आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर दें, कर सकते हैं ना। तो आपको ये रेसिपी जो 8-10 लेक्चर के बाद थी बनानी आज ही आ गई, फार्मूला कैलकुलेट करना आ गया। बस स्टैट्स में यही चीजें हैं, आपको एक फार्मूला नजर आएगा, उसमें मुख्तलिफ आपको कंपोनेंट नजर आएंगे, आप उन कंपोनेंट को सेपरेटली सॉल्व करोगे एंड देन क्या बन जाएगा, रेसिपी प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक, अच्छा नेक्स्ट जो नोटेशन है, जो नेक्स्ट आप नोटेशन करेंगे, बस एक, फिर उसके बाद ऑफ करेंगे। लफ्ज में अगर ये आपको कह दूं, लफ्ज बोल दूं कि व्हाट इज द डेविएशन, डेविएशन डिफरेंस को बोलते हैं, व्हाट इज द डेविएशन ऑफ 10, 10 का कितना डिफरेंस होता है। आप कहेंगे पता नहीं किससे कह रहे हैं, यस ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। व्हाट इज द डेविएशन ऑफ 10 फ्रॉम 4, 6 है। अब ठीक है, कितना डिफरेंस है फैसलाबाद का, पता नहीं किससे कह रहे हैं, लाहौर से 132, अब बोल सकते हैं। तो जब भी डेविएशन या डिफरेंस का वर्ड आता है, 2 चीजें आ गई, किसका कहां से, रेफरेंस वैल्यू कौन सी लेनी है आपने, किसको रेफर करके बोल रहे हैं, वैल्यू, बट फॉर डिफरेंस लिखते फिर कैसे, अगर मैं कहूं व्हाट इज द डेविएशन ऑफ 10 फ्रॉम 6, 10 डेविएशन फ्रॉम 6, फ्रॉम यहां, और अगर मैं ये कह दूं व्हाट इज द डेविएशन ऑफ x फ्रॉम 6, ये लिख देंगे। डेविएशन ऑफ वैल्यूज, x को वैल्यूज कहते हैं ना, डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम a, कोई भी नंबर है तो फिर ऐसे लिख देंगे।
बताना ये है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम डेविएशन पढ़ते हैं। तो डेविएशन ऑफ वैल्यूज, वैल्यू किसे कहते हैं, एक्स को, फ्रॉम जरूरी होगा, यहां कोई भी नंबर हो, ए, व्हाट इज ए इज एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है फ्रॉम 6। सिर्फ आपको मैंने प्रैक्टिस करानी है, कभी डेविएशन कभी स्क्वायर करना पड़े तो कैसे करना है, कभी डेविएशन हमें किसी फार्मूले में अगर हमें डेविएशन कैलकुलेट करनी पड़ जाती है तो कैसे हमने उस डेविएशन को कैलकुलेट करना है। लाइक इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूं अगर, और ये कहा जाए कि आप जरा 6 से इधर से पढ़ना आपने, तो आप पहले ये काम करेंगे, दिस इज कॉल्ड डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम 6। प्रैक्टिस है ना जी, 6 से क्यों है, 8 से क्यों नहीं, मैं ऐसे ही आपको एक प्रैक्टिस कर रहा हूं, मतलब सिर्फ ये समझाना था कि इसको पढ़ते क्या है, इसे पढ़ते हैं डेविएशन ऑफ वैल्यू फ्रॉम 6। क्या करनी क्या है जी, ये हाँ इसे तो हम जानते हैं, सम करना है, तो पहले डेविएशन तो बना ले, टेक द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज 2 - 6, 4 - 6, 5 - 6, 6 - 6 एंड 8 - 6। डेविएशन कॉलम, उस डेविएशन कॉलम को क्या करना है हमने, सम, उस डेविएशन कॉलम को हमने क्या करना है, सम। ले जी, उस डेविएशन कॉलम को बनाया और बनाने के बाद हमने उस डेविएशन कॉलम का सम भी कर दिया, विच बिकम्स -5। ये वाला आंसर, विच बिकम्स -5। साइन साथ रखेंगे ना, 4 और 2 6 और 1 7, -7 और ये +2, नेगेटिव प्लस बिगर का साइन साथ आता है तो -5, तो -5 इज द सम ऑफ द वैल्यूज। नेक्स्ट है स्क्वेयर्ड, जैसे स्क्वेयर्ड वैल्यूज का सम किया था, अब स्क्वेयर्ड डेविएशन का सम, तो सिंपल है, इसका नहीं स्क्वेयर करना, डेविएशन का स्क्वेयर करना है, स्क्वेयर्ड डेविएशंस, स्क्वेयर्ड डेविएशंस क्या करना है, इसको सम करना है, तो स्क्वेयर्ड डेविएशंस को सम कर लेंगे। व्हाट इज द आंसर, 25। अच्छा बाई चांस ये हुआ है कि आप इसका भी स्क्वायर करते तो यही आ जाता, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है ना, उसमें डेविएशंस को इंडिविजुअली पहले स्क्वायर करना आपने, इंडिविजुअली, और फिर सम करना है। बाई चांस ये हो रहा है कि आप इसी को भी स्क्वायर कर दे तो ये आ जाता है, लेकिन ये हर डेटा में नहीं होगा, तो आपने वैल्यूज को इंडिविजुअली डेविएशन ली, आपको पता चल गया डेविएशन कैसे लेते हैं, फिर स्क्वायर डेविएशन वो छोड़ दें, क्यों करनी है, बता रहा हूं स्क्वायर डेविएशन करते कैसे हैं, और फिर आपने इसका सम आउट करना है, ठीक। चलें जी, यहीं तक आज आपका लेक्चर है। नेक्स्ट यहीं से हम इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल यहीं से जहां से हम इसको छोड़ रहे हैं। कोशिश करें कि आप अपने कैलकुलेटर्स इस दौरान अरेंज कर लें, ठीक है जी, इस दौरान अरेंज कर लें।